अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगस्त का महीना है और जिस तरह हमारे खुर्शीद भाई धुन बजाते हैं मिली नगमों की, उससे बड़ी ही अच्छी सी फीलिंग आती है, बड़ी ही खुशी होती है। और आज तो मैंने अपनी फरमाइश पे इनसे कहा कि नुसरत फतेह अली खान साहब का मिली नगमा मेरा इनाम पाकिस्तान, उसकी धुन बजाएं। तो इन्होंने ये धुन भी बजाई और जिसके लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आज कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में आपको मिली नगमे सुनवाएं भी कुछ देर बाद। सेकंड आवर में हमारी कोशिश है कि हम आपको मिली नगमे सुनवाएं, आज कुछ म्यूजिक हो, आज कुछ और बातें हों। तो हम टॉपिक वगैरह जो भी है वो मैं आपको रफ्ता रफ्ता बताती जाऊंगी। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह बहुत ही मुनफरिद आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बहुत से मुनफरिद फैसले हो रहे हैं, मुनफरिद प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, तो इसी तरह से कल भी एक मुनफरिद आप कह लीजिए अपनी नौयत का आप एक इंसिडेंट हुआ और उस हवाले से आज हम गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी बताती चलूँ आज खुसूसी तौर पे मदर्स को जो इस वक्त हमें देख रही हैं कि अभी से कुछ देर बाद हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे और माँ और बच्चे का क्या रिश्ता है शुरुआत में, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी नौ मौलूद बच्चा और माँ किस किस तरह उसे चाहिए, कहाँ कहाँ माँ की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस फेज से आप गुजर रहे होते हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आपको इमोशनली, फिजिकली, वो तमाम चीज़ें होती हैं। और फर्स्ट टाइम मदर्स जो हैं खुसूसी तौर पे उनके लिए मैं चाहूँगी कि वो हमारा हिस्सा ज़रूर देखें। उसमें अगर आपका कोई सवाल है आप वो भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम वो कर लेते हैं जो नामुनासिब हैं। नामुनासिब इन अ सेंस, जैसे एक छोटी सी जल्दी से मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि बच्चा दुनिया में आया, आप उसे साफ रखते हैं, आप उसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए एक खजाने से कम नहीं है, लेकिन आप भर भर के उसको पाउडर लगा देते हैं। और वो पाउडर आजकल एज़मा यानी दमा का एक बहुत बड़ा रीज़न है। और डॉक्टर्स की रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को आप ये पाउडर वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना लगाएं, ये उसकी सेहत के लिए मुज़र है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें पता नहीं चलती, तो हमने सोचा कि आज कुछ मिनट कुछ वक्त हम इसके लिए मखसूस करें और आप इस माँ बच्चे के ताल्लुक को टटोलें, इस पे बात करें और इस पे सवाल कर सकें। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे हम मदू करते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमारा डे टू डे फॉर्मेट क्या होता है। इस वक्त हम खबरों पे डिस्कस करेंगे और आज खबरों पे डिस्कस होना ही चाहिए। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, राइटर हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब को हम यहाँ मदू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बैठिए। और हमारे साथ मौजूद हैं नहायत ही सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट सलाउद्दीन हैदर साहब। जब भी ये तशरीफ लाते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। प्लीज तशरीफ रखिए। एंड आज की हमारी पहली खबर, और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान में इस बार काफी इंसिडेंट्स हुए हैं और काफी इंसिडेंट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव भी रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रेसिडेंट सेट हुआ है, हम नए तरीकों से इवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो पहली खबर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिस बारे में आपने कॉलम भी लिखा है, आप उसे भी इससे रिलेट कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी खबर आज और कल की, शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम मुंतखब, हल्फ उठा लिया। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि जमहूरियत का सिलसिला जो है कंटिन्यू रहा है और उससे बड़ी बात यह है कि जो भी वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया है और बड़े ग्रेसफुली वो मतलब वो छोड़ के गए हैं। और हालांकि उनकी पार्टी को कुछ रिजर्वेशन है, क्योंकि ये अकामा, मेरा कॉलम भी इसी पे था कि पनामा से अकामा तक, आई मीन ये चीज़ शुरू हुई थी पनामा से, हम बातें कर रहे थे अरबों रुपए की, करप्शन की, सबकी, मगर प्राइम मिनिस्टर को जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो किया गया है कि जो उनके पास दुबई का अकामा था। कल मैंने अपने कॉलम में काफ़ी रिसर्च के बाद ये लिखा है कि अकामा जो था वो 100 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जिनके पास अकामा मौजूद है। और फिर सबसे बड़ा जो टेक्निकल पॉइंट था कि सैलरी जो थी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। देखिए, सैलरी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती हैं, सैलरी जब होती है जब वहाँ पे आप जॉब पे मौजूद हों, उस पर सैलरी दी जाती है। अगर आप उस अरसे में, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो उन्होंने पूरी की थी और कोई सैलरी ड्रॉ नहीं की। और हमारा जो पाकिस्तान का कानून है वो ये कहता है कि सैलरी वो काउंट होती है जो आपने रिसीव की हो, उसी पे हम टैक्स पे करते हैं। आल्दो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया, मगर हम सैलरी जो फ्यूचर की है वो हमें मिली नहीं, तो वो अकाउंटेबल नहीं होती। तो ये मुझे उम्मीद है कि अब उनकी और प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम जो है वो रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको कंसीडर करेगी।
اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ کل یہ پرائم منسٹر آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک اچھی چیز جو کہی ہے جو بزنس کمیونٹی کے لیے بہت اچھی ہے کہ پرائم منسٹر کی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ ٹو کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ کل ہی جو ہے مودی جو ہے ایک بہت بڑی ریٹنگ کمپنی ہے, اس نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا جانا جو ہے وہ ملک کی کریڈٹ ریٹنگ کو جو ہے نیچے لا سکتا ہے. اوکے, اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور خبر بھی ہے وہ میں شیئر کر کے آپ سے اس کا انالیسس چاہوں گی, لیکن آپ کی اجازت سے پہلے ایک کالر ہے شہباز سے, ہم جلدی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ فرمائیے. جی میں بھی ٹھیک ہوں. میں نے یہ کہنا تھا کہ بہت اچھا فیصلہ تھا کیا گیا, پرائم منسٹر چنے گئے, انہوں نے کافی اچھی تقریر بھی کی, مگر کیا اس طرح ہماری ملک کی ترقی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا جس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کی بات کچھ سمجھ آئی, کچھ نہیں آئی. خیر ہم آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ایک تو خبر جو ہم نے پہلے ریڈ آؤٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا اسٹیٹمنٹ بھی میں شامل کرنا چاہتی ہوں. جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, سب دیکھ رہے ہیں, مطمئن ہیں. دیکھیے سیدھی سی بات یہ, اول تو میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں بحث نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ اس میں کنٹمپٹ کا شوہر جو میں ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا. اوکے. نمبر ایک چیز, نمبر 2 کہ اس ملک میں عجیب ریت دیکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا کیس ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں بعد تماشا لگایا جا رہا ہے بینچ کے اوپر. یہ کبھی نہیں ہوتا دنیا میں. تو عجیب چیزیں, لیکن سپریم کورٹ کا نوٹس لینا چاہیے, کنٹمپٹ کرنا چاہیے. ان لوگوں جو کرتے رہے ان کو سب کو کنٹمپٹ میں بلاؤ. پہلے بھی کرتے رہے ہیں, بہت غلط کیا ہے, بہت غلط, کبھی نہیں ہوتا تھا. میں نے سپریم کورٹ کی 14 سال رپورٹنگ کی ہے کہ آپ تبصرہ کر ہی نہیں سکتے سپریم کورٹ کی پینڈنگ ججمنٹ کے اندر. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اقامہ کی جو بات تھی, کالم تو میں نے بھی روز لکھتا ہوں کالم, لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرتا کبھی, میرا کام ہی ہے کالم میرا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اب کہ آپ پینڈنگ ہیئرنگ آف دا کیس کمنٹ نہ کریں اس کے اوپر. ججمنٹ کرٹیسائز کر سکتے ہیں آپ, ججمنٹ آ جائے. ایک جہاں تک آپ نے قمر باجوہ, جنرل قمر باجوہ کی بات کی, 8ویں چیز کی, تو یہ بڑی اچھی مثال قائم کی انہوں نے کل حلف برداری کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمی پوری طرح جمہوریت کو سپورٹ کرے گی اور جمہوریت چلنی چاہیے اس ملک میں. ایک قسم کی آرمی کی ایک ایشورنس آ گئی ہے عوام میں, جو خبر تھا کہ شاید آرمی ٹیک اوور کر دے گی, پتہ نہیں کیا کر دے گی, انسٹیبلٹی جائے گی, وہ ختم ہو گیا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مطمئن ہیں نہیں, اور پھر آرمی بیک, آرمی اپنا کام جانتی ہے, وہ سویلین معاملات میں نہیں آنا چاہتی, بہت صاف کر دیا انہوں نے بات, جو اچھی بات ہے. آرمی کو اپنا کام کرنا چاہیے, وہ فوج آپ کو اس کا دفاع اس کا کرنا ہے. تو جنرل قمر باجوہ جنرل راحت شریف کی جو مثال چھوڑ گئے ہیں اسی پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, وہ جو اچھی بات ہے. آرمی کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے, اور آرمی چیف ہے, ان کو ایک VIP ہیں, ان کی حیثیت سے ان کو بلا دیا گیا تو وہ چلے گئے بیچارے. لیکن ان کو اول تو یہ سوال ان سے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, جرنلسٹوں کو نہیں کرنا چاہیے کبھی. لیکن خیر بیان کے لیے اچھی بات ہے, ایک بیان آ گیا وہاں. جہاں تک شاہد خاقان عباسی کا تعلق ہے, شاہد خاقان عباسی کی تقریر جو تھی پرائم منسٹر کے حلف برداری کے بعد جو تقریر کرتے ہیں وزیر اعظم جو منتخب, وہ بہت جامع تقریر تھی, اور اس میں بہت ساری ایسے باتیں کی گئی ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کے, اور میں ان کو جانتا ہوں بہت زمانے جب سے PI چیئرمین تھے, ان زمانے سے بڑی اچھی دوستی ان سے, تو اس کو کم از کم ان میں عوام میں اعتماد آیا ہوگا کہ ہی مینز بزنس. اور نے کہا کہ ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو, ٹیکس کا اندرمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے بدل. تو یہ ایک اچھی بات ہے پرائم منسٹر کو. اور پھر ایک بات اور بتا دوں, انتہائی آنےسٹ آدمی ہے, بہت ہی شریف النفس انسان ہے. وہ کسی آج پہ ان پر کوئی الزام نہیں لگا. اگر ایئر گلو کا الزام لگتا ہے غلط ہے, حادثات کہاں نہیں ہوتے. اگر ایئر گلو میں ایک حادثہ ہو گیا تو بہت سی ملیشیا کا ایئر لائن پورا 6 مہینے تو جگہ ملبہ کہاں گیا اس کا, MS-76 سمندر میں بعد میں نکالا گیا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن چوائس بہت اچھی ہے. امید یہ ہے کہ جمہوریت آرام چلے گی. اور نامینیشن بھی خیر ان کی اتنی, اس پہ بھی ابھی تھوڑا ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس لیے کل ثناء اللہ نے کل بیان دیا لاہور میں کہ شہباز شریف کو پنجاب سے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں یہ پارٹی کی نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے, پارٹی کا. اچھا ایک سوال آپ دونوں سے ہی ہے, لیکن آپ اس پہ کامنٹ کریں, اور پھر میں چاہتی ہوں اشتیاق صاحب اس پہ بات کریں, کیونکہ شہباز نے جب کال کی اور میرے خیال میں جیسے آپ نے وہ ریٹنگ کی بات کی تھی, کچھ اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی پہ تو کوئی خاص فرق نہیں آپ دیکھ رہے اس تبدیلی کا. آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے تاکہ پھر اس کے بعد. دیکھیے پاکستان کی اکانومی میں فرق پڑا ہے. یہ جو 2-2.5 مہینے کیس چلا, اور جب خاص طور پہ جب ججمنٹ آنے کے قریب جو افواہیں جب سے فیصلہ محفوظ تھا 21 سے 28 جولائی تک, تو بہت زیادہ افواہیں گردش کرنے لگی تھی.
रुपए की कीमत बढ़ गई थी, रुपया गिर गया था, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट गिर गई थी 10,000 पॉइंट, ठीक है, 52 से 42 पे आ गई थी, 19,000 से चढ़ी थी नवाज शरीफ के जमाने में थी। तो इकॉनमी फर्क तो आएगा, लेकिन स्टेबिलिटी एक फियर होता है। लेकिन उनके जाने के बाद जब मामला सेटल हो गया तो कल आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज बाउंस बैक कर गई है, बाउंस बैक, ठीक तो है एक अच्छी चीज है। जी। इश्तियाक साहब, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि 3 महीने जो अनसर्टनिटी जो होती है मईशत को तबाह बर्बाद कर देती है। यही वजह हुआ है कि 2-3 महीने जो थे हुकूमत की तवज्जो भी जो थी वो इस पर नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी जो थी वो डे टू डे ये थी कि किस तरह अपने आप को हम डिफेंड करें। और दूसरे ये देखा जाता है कि जब इस तरह के हालात होते हैं, आपने जैसे अभी कहा सलाउद्दीन साहब ने, एक वक्त ये आया था कि एकदम से हमारा रुपया जो था वो डिप्रिशिएट हो गया था। अच्छा, कल जो है मोदी की, ब्लूमबर्ग की, इनका ये है कि एक तो पाकिस्तान का रुपीस जो है वो फर्दर डीवैल्यू होने के चांसेस हैं, 115 और 120 के दरमियान हो जाएगा। और उन्होंने यही कहा है कि अगर नई हुकूमत आती है और उन्हीं पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करती है तो क्या होगा कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसके अंदर फर्क आ सकता है। तो मगर ये एक अच्छी चीज़ है, अनसर्टनिटी जो थी वो ख़त्म हुई है। अब तमाम बिजनेसमैन देख रहे हैं कि अब चले, नवाज शरीफ साहब चले गए, कोई और आ गया, और उन्हीं के पॉलिसीज़ को ये जो नई हुकूमत है लेके चलेगी, तो इससे काफ़ी इसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि अब वो जो स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई है, इन्वेस्टमेंट 2 महीने से पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं आई, और लोग इतना डर रहे थे कि बात कर रहे थे कि ये अब वो पाकिस्तान से दोबारा सरमाया जो है वापस बाहर ले जाना शुरू कर दें। तो हम श्योर कि बेयकीनी की जब सूरत हाल खत्म हुई है तो अब जो है बेहतरी आएगी इकॉनमी के अंदर। अच्छा, और सीपैक के बारे में भी मैंने देखा कि कल काफी लोगों ने एनालिसिस, बल्कि काफी अरसे से शुरू किए हैं, जब भी बात होती थी सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले की, ओवरऑल केस की, तब उसे रिलेट किया जाता था हर दफा सीपैक से। देखिए, सीपैक के ऊपर बड़ा एक तो ये हुआ है कि मैं अभी इस्लामाबाद में था, कल ही यहाँ पहुँचा हूँ, और वहाँ पे एक डिफेंस डे मनाता है जिसके अंदर आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। उस वक्त हुकूमत तो कोई थी नहीं, हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं था, और चाइनीज़ जो हैं एक चीज़ से बड़े कंसर्न है, और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि अगर कोई चला भी गया, कंटिन्यूटी जो है सीपैक की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एश्योरेंस जो है उनको आर्म फोर्सेस ने भी दी है कि हम जामिन हैं इस चीज़ की सिक्योरिटी के भी, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है पाए तकमील तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी पूरी कोशिश जो है वो किसी तरीके से ये सीपैक का मंसूबा जो है कामयाबी तक नहीं पहुंच सके। तो ये एक मुस्बत चीज़ है, और मुझे यही चाहिए कि नई हुकूमत जो अब्बासी आए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ आए, जो भी आएंगे, क्योंकि ये लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेस्टिनी चेंज कर देती हैं मुल्कों की। 1% GDP हमारी बढ़ जाएगी जिस तरीके से ये हमारा सीपैक जो है कंप्लीट होगा। आज पूरा इजिप्ट जो चल रहा है नहर स्विस पे चल रहा है, जहाज गुजरते हैं, टोल लेते हैं, और उनसे अरबों की होती है। हमारा प्रोजेक्ट उनसे नहर स्विस से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस दिन ये कंप्लीट हुआ, हमारी मईशतें 1% GDP हम होगा, और जॉब्स भी लोगों को मिलेंगी। ठीक है, आपके कमेंट से पहले एक कॉलर है और उसके बाद आप इस बात को आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वसीम साहब। जी हाँ, वसीम बात कर रहा हूँ मैं। सलाउद्दीन साहब, स्टारबेग साहब सबसे पहले सलाम। जैसा स्टारबेग साहब ने कहा है, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अकामी की बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने नाअहल किया है, मतलब ये हमें हजम नहीं हो रहा भैया। अच्छा, दूसरी, हाँ बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं शाहिद खाकन अब्बासी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंतहा शरीफ आदमी है, बहुत अच्छी उनकी रिपुटेशन है। लेकिन मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि शाहिद खाकन अब्बासी 45 दिन के लिए आए हैं, या मुमकिन है कि ये जो 10-12 महीने रह गए हैं वो इस पे करेंगे, या शहबाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरी मैं एक चीज़ और अपना थोड़ा सा कमिटमेंट दूंगा, कमेंट्स के एमपीएम ने इस वक्त अक्लमंदी के साथ जो फैसला किया है उसके साथ मिलने का मुस्लिम लीग नून के साथ, ये कराची के लिए भी एक बहुत बेहतर मतलब साइन है, और इससे कराची में जरूर हालात जो है ना वो बेहतर होंगे। जी जनाब, तो मेरा ये सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब ये आएंगे, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भी कमेंट्स है, उसका जवाब हम ले लेते हैं अपने मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, मैंने पहले ही कह दिया आपको। अच्छा, तो उनकी मुद्दत के बारे में इन्होंने सवाल किया। हाँ, कि एक मुद्दत 45 दिन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं है, लेकिन ये कि मुशर्रफ साहब ने ये इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, बाद में इलेक्शन उसका 6 महीने के अंदर अपना करने उसका। लेकिन मुशर्रफ साहब ने जो शौकत तरीन प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने 45 दिन के लिए 34 जहाज को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था, और फिर शौकत तरीन इलेक्शन लड़के आए और वज़ीर-ए-आज़म बने।
تو یہ وہ روایت یہاں قائم ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں نے آپ سے بھی گزارش کی کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ نون پارٹی فیصلہ کرے گی نواز لیگ کہ کون آتا ہے کون نہیں جاتا ہے. لیکن جو رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، رانا ثناء اللہ ایک بہت اہمیت رکھتے ہیں پنجاب حکومت پہ. ٹھیک ہے. تو ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کو نہیں جانا چاہیے پنجاب سے ہٹ کر کے، الیکشن پہ فرق پڑ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم اس کو کمنٹ نہیں کر سکتے، یہ پارٹی ڈیسائڈ کرے گی. ایک چیز دوسری چیز جو انہوں نے ذکر کیا ایم کیو ایم کا، یہ بالکل صحیح ہے کہ ایم کیو ایم شاکی پیپلز پارٹی کی حکومت سے بہت سخت کہ کراچی کے معاملے میں وہ ڈاما ڈول کر رہے ہیں، نہ میئر کو اختیارات دیتے جو کہ بہت ضروری ہے. دنیا بھر میں جہاں ترقی افراز ممالک ہوتے کاؤنٹیز اور میئر اسمالر لیول پہ فیصلے کرتے. اور جو صورتحال ہو گئی ہے ڈیولپمنٹ کی ہمارے پاس، آپ دیکھیں ایم این اے کا کام نہیں ہے، لیجسلیشن کام ہے، یہ نالی بنانا سڑکیں بنانا یہ کام محنت کریں گے. لیکن ہمارے افسوس کا مقام یہ ہے کہ میئر کو پاور نہیں دی جا رہی ہے، ڈیولیوشن پلان واپس لانا چاہیے. ایک چیز تو یہ کراچی کے لیے اگر ایم کیو ایم نے ووٹ دیے 15 ووٹ ہیں ان کے اسمبلی میں، تو کراچی کے لیے کچھ انہوں نے اپنے تحفظات کر کے وعدے وعید دیے ہوں گے، ایسے نے بھی ووٹ دیا. ٹھیک ہے. اور یحییٰ صاحب کی کال ہے پہلے، وہ ان سے بات کر لیں پھر آپ کامنٹ کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک اللہ کا شکر. آپ کیسے؟ الحمدللہ. دونوں مہمان حضرات کو سلام ہوں، اور اشتیاق بھائی آتے ہیں ضرور ظاہر ہے میں کال کرتا ہوں. لیکن نصرت پہلے تو مجھے بتائیے کہ اس پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں کون آ رہا ہے؟ سیکنڈ ہاف میں کچھ خواتین آ رہی ہیں، کچھ ٹاپک ہے. میں نے کہا آج چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی دیر. اچھا، ابھی تھوڑی دیر بعد تو ہمارے پاس ڈاکٹر آ رہے ہیں. اچھا، عروج بھی آ رہی ہیں آپ کے پروگرام میں؟ جی عروج آ رہی ہیں؟ عروج آ رہی ہیں ہمارے پروگرام میں. واہ بھائی. چلے ٹھیک ہے، پھر میں نیکسٹ میں دوسرے اس میں بھی مجھے موقع دیجیے کہ بات کرنے کا. ابھی تو میرا یہ کوشچن یہ ہے، اشتیاق بھائی بیٹھے ہیں، دیکھیے بات یہ کہ ہمارے ٹھیک ہے میری بھی ریزرویشن ہے کیونکہ سلاؤدین صاحب نے بھی کہا ظاہر ہے ہائی کورٹ کا ڈیسیزن آیا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا اس کو. لیکن بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ ریزرویشن ہے، جس پوائنٹ پہ ان کو ریموو کیا گیا ہے وہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن مجھے اشتیاق بھائی سے سوال یہ کرنا ہے، دیکھیے ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب کورٹ میں لوگ چلے آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو آئندہ بھی ہر کسی کو اس طرح کی حکومت کرنے میں دیکھیں کتنی مطلب یہ تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہر کوئی آ کے کورٹ میں کیس دے جائے گا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے یہ ساری ذمہ داری بیسیکلی الیکشن کمیشن کی ہے جو ان کو تھرو کر کے بیچتی ہے، اور پھر جب لوگ اس میں ووٹ دے دیتے ہیں تو وہ لوگوں کے نمائندے بن جاتے ہیں اور پھر اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں اشتیاق بھائی آپ یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نکالیں؟ اگر وہ نہیں نکالیں گے تو لوگ تو ان کو ووٹ دینے کے بعد الیکٹ کرنے کے بعد پھر اگر ان کی ری پوزیشن آئے گی تو پھر لوگوں کی مینڈیٹ کدھر چلا گیا. جی ٹھیک ہے یحییٰ صاحب. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے سیکنڈ ہاف میں ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ کیا مزاج سے، رویے سے نفرت کو محبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ سے ہم سیکنڈ ہاف میں بات کریں گے. جی سر پہلے تو تھوڑا سا ایڈ کروں گا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ دیکھیے جب شہباز شریف صاحب کا قیادت نے نون کی ان کو اناؤنس کیا تو اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ورکوہلک آدمی ہیں اور انہوں نے اس وقت لاہور کو اور پنجاب میں جو کام کیا ہے اس کو آپ جائیں تو آپ کو احساس محرومی کراچی والوں کو ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ آ گئے ہیں اور لاہور کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ اگر وہ آئیں گے تو وہی ماڈل لے کے جو پنجاب کا ماڈل ہے جب لے کے جائیں گے پورے پاکستان کے اندر تو پاکستان جو ہے ترقی کرے گا. مگر یہ آسان فیصلہ نہیں ہے پارٹی کے لیے، کیونکہ لاہور جو ہے پنجاب جو ہے وہ پاور بیس ہے ان کا، جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں. اور اب یہ نے جو سوال کیا ہے کہ دیکھیے میں نے اپنے کالم میں بھی سچ یہی لکھا ہے کہ 62 63 کے اوپر آپ لوگوں کو اگر ڈسکوالیفائی کریں گے تو ہماری جو ہے پوری اسمبلی ختم ہو جائے گی اور سراج الحق کے علاوہ میرے خیال سے کوئی نہیں بچے گا. کیونکہ میرا اپنا یہ بلیو ہے کہ صادق امین جو تھے وہ صرف ہمارے نبی تھے اور ہم لوگ جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں. اور بالکل انسان سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم سب کوتاہیوں کے پتلے ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے ہمارے ساتھ کالر ہے ڈاکٹر ضمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. جی فرمائیے. یہ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے یہ جو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب تشریف لے آئے ہیں، ابھی یہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں یہ بتا بھی رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں تو اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ یہ صرف 45 دن اور اس کے بعد پھر دوسرے صاحب تشریف لائیں. صحیح فرما رہے تھے اشتیاق صاحب، بلکہ اشارہ کر رہے تھے کہ شہباز صاحب اگر پنجاب میں رہیں ان کے لیے بہتر ہوگا. خاقان صاحب بھی ماشاءاللہ ایکولی ڈائنامک آدمی ہیں اور اگر ان کو موقع دیا جائے
تو وہ مرکز میں اپنی جماعت کے جو بھی ان کے عزائم ہیں وہ پورا کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اس میں ایک پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا, وہ جو ہمارے ہاں اپنے خاندان سے باہر سیاست کو لے جانے میں بعض قائدین ڈرتے ہیں, اسے یہ تاثر بھی ملے گا اگر شاہد صاحب کنٹینیو کرتے ہیں مرکز میں اور شہباز صاحب اپنی جگہ قائم رہتے ہیں تو اس تاثر کا بھی ازالہ ہو جائے گا, ورنہ یہ کب تک ہم موروثیت جو پاکستان میں چلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں سیاچن سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پہلے پرائیویٹ چینل میں نے آپ کو دیکھنے پہلے ماشاء اللہ پاکستان پی ٹی وی پہ آپ آ چکی ہیں, اور دونوں مہمانوں کو میں السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں, آپ تینوں کو, اور خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. بہت اچھے ہی ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے, یہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اگر یہ عوام کی طاقت ایک عدلیہ کے تھرو یا کچھ بیک پاور کے تھرو ختم کرنا ہے تو یہ عوام کی ووٹنگ کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. اچھا ایک کالر کی بات اور اس سبجیکٹ کو کنکلوڈ کر دیجیے, پھر یحییٰ صاحب کا کامنٹ ابھی بھی آپ نے دینا ہے. جی وقت کم ہے ہمارے پاس. ابھی جن صاحب نے بات کی نا, جی ووٹر کا رول کیا ہے. جی جمہوریت اوور نائٹ نہیں آتی کسی ملک میں, ٹائم لگتا ہے. برطانیہ کی جمہوریت کو 800 سال لگے. امریکہ میں جمہوریت 247 سال پرانی ہے, 1776 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. سویڈن کی جمہوریت 726 سال پرانی ہے. تو ایک وقت لگتا ہے. سویڈن اتنا سمجھے 80 لاکھ آبادی کا ٹوٹل, اور اس کے اندر 26 کینٹین ہے, مطلب پروونسز آپ کہنا ہے, اور پھر ان کے 7 منسٹر ہوتے ہیں. 7 منسٹر کے کابینہ ٹوٹل ہوتی ہے, اور اس 7 منسٹر سے ایک کوئی نہ کوئی 1 سال کے لیے پریزیڈنٹ بن جاتا ہے بائی. فکس سسٹم نے بنایا ہوا ہے. آپ کے یہاں جمہوریت اگر چلتی رہی اور غیر جمہوری حکومتوں نے مداحمت نہیں کی, بیچ میں انٹرفیئر نہیں کیا, تو جمہوریت آپ کی 5-7 سال میں نکھر کے آ جائے گی. ویسی بات نہیں ہے. ہندوستان بھی کوئی وہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی, انہیں قائم کر دی. ادارے آپ کے قائم ہو جائیں گے. ناامیدی کو نہیں ہونی چاہیے, انسان کو امید رکھنی چاہیے. اور اچھا ہے 5 سال میں جمہوریت آپ کی بڑی آگے 5-7 سال میں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اوور نائٹ نہیں آتی, 8-9-10 سال میں نہیں آ جاتی. اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ایک لائن میں جواب دے دیجیے. یحییٰ کا آپ بتا رہی تھی کیا, انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کی بات کی تھی. خیر کافی طویل ان کا جواب. نہیں دیکھیے, ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. وہ لوگ جنہوں نے ان کو چنا تھا, مطلب ڈیفینیٹلی وہ بھی ہرٹ ہوں گے, اور سوالیہ نشان ان کے بھی چوز کرنے پہ آئے گا. تو میرے خیال سے یہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, اور پھر 62-63 کا استعمال اگر شروع ہو گیا, اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کے خلاف جو الزامات تھے وہ پروو ہو جاتے تو آپ یقین کریں میں سب سے پہلا میں آدمی ہوتا جو آ کے ان کو کرٹیسائز کرتا, مگر جس طریقے سے اب ورڈکٹ ان کے خلاف آئی ہے اس سے تھوڑے سے کوشچنز جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگ تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور اس تمام گفتگو کے بعد ہم اس سیشن کو اس نوٹ پہ کلوز کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر حلقے میں, سیاسی حلقے ہوں یا ملک میں مختلف حلقے ہیں, سب میں تھوڑی میچورٹی اب پائی جا رہی ہے, اور ہماری خواہش یہی ہے اور سبھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت پروان چڑھے. اس کے ساتھ ہی ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نظم و ضبط دوران حج مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. خاص طور پر بس, ٹرین, لفٹ, سیڑھیاں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت قطار بنائیں. آپ کا بہتر طرز عمل ملکی عزت و وقار کا باعث ہے.
वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त हमारे पीडियाट्रिशियन या फिर इसको सिंप्लीफाई अगर कहते हैं तो हम सब आम अल्फाज में कहते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो हमारे दिलों से बहुत करीब होते हैं, सिंस हमारे बच्चों के लिए बहुत अहम होते हैं और बहुत से मशवरों के लिए बहुत अहम होते हैं। डॉक्टर कमर जमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, वैसे तो हम इस फोरम को ओपन छोड़ते हैं कि अगर आप अपने बच्चों के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर कमर जमान से इस वक्त कर सकते हैं, कॉल मिलाइए और इनसे सवाल कीजिए। लेकिन मैंने खुसूसी तौर पे क्योंकि शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आज बात की थी कि नौ मौलूद बच्चे या बच्चा जब दुनिया में आता है तो माँ के साथ उसकी अटैचमेंट तो ऑब्वियसली होती है, माँ उसकी केयर भी करती है, लेकिन उस केयर में बहुत सारी गलतियां भी सरजद हो जाती हैं, खासतौर पे फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए। तो उसके बारे में अगर आज आप वहाँ से शुरू करें कि क्या क्या एहतमाम करने की जरूरत है। जी, एहतमाम तो खैर पूरे खानदान कर रहा होता है, सिर्फ माँ के लिए तो एक बहुत मतलब एक्साइटमेंट की बात है, चाहे वो फर्स्ट टाइम मदर हो या फिर मतलब रेगुलर मदर और भी बच्चे हुए पहले। तो देखिए, एहतमाम ये है कि बच्चे के आने से पहले ही हमें एहतमाम करना चाहिए। जी। सबसे पहली बात ये है कि माँ जो होती है वो तो एक इमोशनली मतलब पता नहीं कहाँ पहुंची होती है। जब वन गेट्स प्रेग्नेंट, मतलब जब वो हामला होती है तो फिर उनके दिल में बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो वो पूरा करना चाहती हैं और वो अपने औलाद की शक्ल में जो उसको देखती हैं और वो मतलब उनकी अपनी जान से भी ज्यादा उनको करनी चाहिए। तो इसमें कि सबसे पहली बात ये है कि मेंटली जो है ना माँ को ये तैयार रहना चाहिए कि उनके बच्चे को उन्हें फीड कराना है, अपना दूध पिलाना है, डब्बे का दूध नहीं। क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूँ कि इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए है और जो हम डब्बे का दूध पिलाते हैं वो इंसान का नहीं होता, वो गाय। जी, और डॉक्टर साहब अब इस बारे में काफी अवेयरनेस दी जा रही है, हर जगह दी जाती है। जैसे बच्चे दुनिया में आते हैं तो ऑब्वियसली माओ को ये काफी ट्यून अप इस हवाले से किया जाता है। तो ये तो फोरमोस्ट चीज हो गई विच इज नोन टू एवरीबडी। इसके अलावा मुझे आपसे ये पूछना है कि माएँ फौरन ही जैसे ही बच्चे दुनिया में आते हैं उनको ये उनकी कोशिश होती है कि इसको किसी भी तरह मोटा करना है, इसके बारे में आप मुझे बताएं। और फिर वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, स्टेज बढ़ती जाती है और अगर रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा होता तो माएँ अक्सर परेशान होती हैं और वो समझती हैं कि हमारा बच्चा कमजोर है। जी, मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो हमें ये मतलब नहीं पता कि हम जो उसे माँ का जो दूध होता है उसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल आता है जो कि दूध की शक्ल में नहीं होता है, क्लियर फ्लूइड है, वो फौरन देना चाहिए और वो सबसे अहम है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी इतनी उससे बूस्टअप होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि कुव्वत मुदाफ़ियत को जिस्म की जो है ना वो बढ़ाती है। तो सबसे पहले वो देना चाहिए और बच्चे को फास्ट नहीं कराना चाहिए क्योंकि बच्चा वो सक नहीं करेगा। उसको सबसे पहले वो दें ताकि आपके बच्चे के आइंदा की नशोनुमा जो है ना उसमें बहुत फायदा हो। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग सबसे पहले शुरू करें, बच्चा पैदा हो उसके बाद उसको फीड कराएं और वही फीडिंग उसको शुरू कर मतलब उसको रखें। उसके बाद जो है उसको फिर न्यूट्रिशन का ख्याल करना चाहिए। बच्चे की जो है अज़ाइश में उसकी न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि माँ के पेट में जो है बच्चा जो चीज़ें मतलब मिलता है उसे जो चीज़ें मिल रही होती हैं मसलन ब्लड सर्कुलेशन से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सिर्फ पेट के हद तक है, लेकिन दुनिया में आने के बाद जिसकी ग्रोथ है मसलन के ब्रेन है, जैसे कि ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स देने हैं और अगर सही नहीं होगा तो फिर उसकी आईक्यू लेवल जो है सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक स्टडी अभी पिछले 2-3 साल पहले हुई है वहाँ स्टेट्स में कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड थे आज से 30 साल पहले उनके आईक्यू लेवल और जो बच्चे टॉप फीड मतलब कि डब्बे का दूध जिनको दिया गया उनमें बहुत फर्क आया है। तो जो ब्रेस्ट फेड बच्चे ठीक है, ये तो आपने इस चीज पे हमें बताया। एक हमारे पास कॉलर आए जंग से और उन्होंने कहा कि बच्चों को पैदा होते ही गुट्टी दी जाती है, शहद चटाया जाता है, इस तरह वो सही है आपके ख्याल में प्रैक्टिस? गुट्टी और शहद या कोई भी और चीज देनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी आंतें जो हैं मसलन के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो बच्चे का सिर्फ माँ के दूध के लिए ही है और कोई चीज नहीं देनी चाहिए, न पानी तक नहीं देना। 3 महीने की उम्र तक जो है पानी देने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा ये कि हम लोग काजल सुरमा लगाते हैं तो काजल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा हाँ, ये तो जरा आप रीइटरेट कर दें भाई। काजल पे तो मेरी घर में भी लड़ाई हो गई थी कि वो अम्मा ने मेरी कहा था कि नहीं ये सुरमा तो सब लगाते हैं और ये वो मैंने तो अपने किसी बच्चे को नहीं लगाया। तो ये जो सुरमा लगाना या काजल लगाने वाली बात है ये जरा दोबारा बता दें कि इससे आंखें ना बड़ी होती हैं, ना गहरी होती हैं, ना काली होती हैं, ना पलकें को कुछ होता है, ये जेनेटिक है, नुकसान होता है। नुकसान होता है। ये देखें सुरमा में लेड है, लेड यानी सीसा है और सीसा क्या होता है कि ये मेंटल रिटार्डेशन होती है इससे
मेंटल रिटार्डेशन होती है, ओके। अगर मतलब कि वो एब्जॉर्ब होगा ना, अगर आंख में आप सुरमा लगा रहे हैं जी, सुरमा से लेड एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर के ये जो है ब्रेन को जाकर के इफेक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा ना, ब्रेन की ग्रोथ, जी, ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, जो बच्चा भी पैदा हुआ है जी, उसकी हर चीज की ग्रोथ हो रही, साथ में ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ कॉलर भी है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सुरमा या काजल लगाया जाता है कि आंखें, अच्छा असली वाला जो है वो तो बहुत अच्छा है, नहीं असली हो या नकली हो, लेड है उसमें, असली वाले में भी है। बिल्कुल बिल्कुल असली नकली। अच्छा, खैर मैंने अपने तीनों बच्चों को नहीं लगाया, और मैं आपको बता दूं उनकी आईब्रोज भी और उनकी आई लैशेज भी बहुत घनी है, उनकी इंटेलिजेंस बताइए। हाँ, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेलिजेंट भी सही है सफिशिएंटली। हमारे साथ खजर की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे बाद आपका शो में पार्टिसिपेट किया था। पहले आप आज टीम के थी, अब आप दोबारा बिग बी जीत से आगे निकल सकता है। मुझे लगता है आप लोग मुझे याद कराते हैं कि आप पहले कहाँ थी, उससे पहले कहाँ थी। अच्छा खैर, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको मॉर्निंग शो देखा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर फॉलोइंग। अच्छा, ये जो बात हुई काजल वाली, तो मेरी खुद भी यहाँ पे जो मेरी भाभी हैं वो अपने बच्चों को काजल भी लगाती हैं नजर के लिए, और टिक्का भी लगाती हैं काले रंग का माथे पे। तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या। आंखों के अंदर नहीं लगाती हैं, इधर उधर लगाती हैं। हाँ, इधर उधर लगाती हैं, और माथे पे ना काले रंग का टिक्का भी लगाती हैं कि नजर से बचाएगा बच्चों को। अच्छा, ये तो खैर वो थोड़ा सा टोटका है, लेकिन इसके लिए सब्जेक्ट और मेहमान दूसरे हों जो आपको मजहबी तनाजुर में इसके बारे में बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि आप पढ़ के फूंक दें अपने बच्चों पर, दम कर दें। ये टीके वीके से आई डोंट नो, मुझे तो नहीं समझ। मतलब वैसे इससे अगर खिजर साहब आपका सवाल ये है कि इससे क्या नुकसान होता है, मतलब अगर स्किन के ऊपर है तो उससे इतना नुकसान नहीं होता है, नुकसान नहीं है। आईज जो है, आईज में म्यूकस मेम्ब्रेन है जहाँ से एब्जॉर्प्शन बहुत यानी स्ट्रांग हो, तो इसलिए स्किन के ऊपर से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो वो और चारों कुल पढ़ के बच्चों में फूके, आयतल कुर्सी पढ़ के फूके, आप ये टीके पीके से कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है बस। बल्कि देखिए, मतलब मैं थोड़ी सी मतलब के हवाले से आपको बता दूं, हालांकि मैं स्कॉलर नहीं, मतलब ये कि हमारी ईमान है कि हर कुछ अल्लाह करता है और अल्लाह जी बिल्कुल बिल्कुल बेशक, बल्कि बिदअत है। हाँ, आप किसी और चीज पे भरोसा करें अल्लाह के सिवा। जी, ये तो हाँ, ये दिस इज वर्थ डिस्कसिंग, और इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे भी बड़े मसले हैं इसमें। मैं बहुत इन चीजों से परेशान हूँ जो लोगों के बिलीव्स है, इस पे हम टॉपिक जरूर रखेंगे। इस वक्त कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये लाइन ड्रॉप होने के बाद जरा आप मेरा जवाब दीजिएगा, मैं टीवी पे सुनूंगी और मैं। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो जैसे बच्चे होते हैं तो वो नानी दादियाँ ये कहना शुरू कर देती हैं कि यार यहाँ साइड से नाक उठाते रहो, बच्चे को रगड़ते रहो तो वो जरा नाक लंबी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो फिर वो माथा दबाते रहो तो वो माथा अंदर चला जाएगा। तो ये सब चीजें, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। और वो सीधा सुलाओ तो सर बन जाएगा। I have never practiced it. और वो पैदा होते ही उनके मुंह में शहद देना चाहिए पहले। अच्छा ठीक है, इसको ये बहुत अच्छी आपने बात की है। आप जाइए टीवी के पास जाइए और हमारी बात सुनिए। डॉक्टर साहब, एक तो लोगों को ये बता दीजिए कि जो बच्चे का सर है या उसके फीचर्स हैं वो जेनेटिक हैं, वो आपके दबाने से, उठाने से खड़े छोटे बड़े नहीं होंगे। लाइक पेरेंट्स लाइक चिल्ड्रन होंगे। हाँ, तो ये थोड़ा बता दीजिए। ये सर भी सीधा सुलाओ क्योंकि सर बनेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, कल जो है, हाँ, इसमें यानी पूरी बॉडी में जो बोन्स हैं, जो बच्चा पैदा होता है तो उसके बोन्स अभी यानी ऑसिफाइड नहीं होते हैं सारे। ठीक है, जुड़ते भी नहीं है। ठीक है, 22-23 साल की उम्र तक जो है ना इसकी ऑसिफिकेशन। देखिए, आप देखिए हाइट बढ़ रही होती है। ओके, बोन्स की वजह से। ठीक है, 22-23 साल तक कम से कम जो है ना मतलब वो बढ़ रहा होता है। जो ब्रेन में आप देखेंगे स्कल बहुत सॉफ्ट होता है बच्चों का, और उसमें सारे सूचर्स होते हैं। तो ये यूं कि अब जिस तरह से आप मोल्ड करेंगे उसी तरह से वो मोल्ड होगा। आप उसको छोड़ दें, मतलब ये नेचुरल तरीके से वो होगा और रहेगा। आपने सुना है वो बुल्ले शाह के, जी, उसमें करते ये हैं कि वो जो सर छोटा रह जाता है, दौला शाह के चूहे क्रिमिनल्स हैं, वो ये करते हैं कि सर को जो है बांध देते हैं तो उससे वो ग्रोथ नहीं होने देते हैं, उसको ग्रो नहीं करने देते। क्या होता है कि वो जो है यानी बोन्स वैसे रहते हैं। आप इसको छोड़ दें, जस्ट लीव इट। हाँ, एक और चीज करते हैं मैंने। अच्छा, क्या ये तो चले बांधने वाली बात है, लेकिन वो जो कहते हैं कि फ्लैट सरफेस पे लिटाएं, सर पीछे से स्ट्रेट हो जाएगा, ये वो ऐसा कुछ है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। और आप देखें कि जैसा सर वालिद का होगा ना, अगर बेटा बाप से मिलता है उसका सर भी वैसा ही होगा, पेशानी भी वैसी होगी, पेशानी वैसी ही होगी, वही होंगे। अगर मेरा सर इस तरह है तो मेरी बेटी का भी, मैं कुछ भी कर लूँ, उसका सर अगर मेरे जैसा होना है तो वो इसी तरह ही होगा।
تو یہ جینیٹک ہوتا ہے, یہ آپ کے بنانے سے نہیں بنتا, اس چیز کو ریئلائز کریں. اس کے حوالے سے ایک اور چیز میں بتا دوں, میں نے دیکھا. اچھا سوری انٹرپشن ہو رہی ہے, مگر انہوں نے کہا یہ بڑا کامن ہے ہمارے یہاں, ناک کھڑی کرو, ناک کھڑی کرو, یہاں سے وہ کرو, ناک کھڑی ہوگی. ناک ابھی آپ کیا کریں گے, یہ تو کارٹلیج ہے یہاں پہ, اور آپ کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں. آپ بلکہ ہو سکتا ہے فریکچر کر دیں, آپ کوئی چھوٹی سی بون ہے یہاں پہ فریکچر کر سکتے ہیں, اس لیے ان چیزوں سے چھیڑیں نا. دوسری بات یہ کہ ابھی یہ باندھنے والی بات جو ہے, میں باندھنے کی بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایتھنک گروپس, مطلب ایتھنک وہ ہیں جو جیسے سندھ میں, بلوچستان میں, ایون کے پی کے میں باندھ دیتے ہیں بچے کو, بالکل اسٹریٹ کر کے باندھ دیتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دو بہت اہم سوال آئے ہیں ہمارے پاس. ایک کالر نے یہ کہا ہے کہ بچی جب 15 دن کی بچی ہے, جب دودھ پیتی ہے تو ناک اور منہ سے دودھ باہر آ جاتا ہے, تو وہ اس کو بتا دیجیے. اس کے یہ ہے کہ یا تو اوور فیڈنگ ہو رہی ہے, سب سے کامن ہے, مطلب بچہ رویا ماں فوراً دودھ دے دیتی ہے کہ رویا تو مطلب کہ اسے بھوک لگتی ہے. یہ غلط ہے, رونے کی بہت ساری وجوہات. جی دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز ہو جو کہ مطلب صحیح طرح واش نہ ہوا ہو. تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعضوں کو پانی پیٹ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پانی کو اگر صاف نہ کریں تو اس کی وجہ سے بھی وہ اندر رہ جاتا ہے, وہ اریٹیٹ کرتا ہے, اس کو چلا جاتا ہے. تیسری یہ کہ اگر کاؤز ملک ہے یا ڈبے کا دودھ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے, اس الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے بھی بچوں کو بالکل فلیٹ لٹا کے بھی جو فیڈنگ کرائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈکار نہیں دلوائی, اور یہ جی تیسری کہ برپ کرانا, ڈگار دلانا ہر فیڈ کے بعد, چاہے ڈبے کا دودھ ہو یا ماں کا دودھ ہو, ہر فیڈ کے بعد ڈکار دلوانی ہے, برپ کرانا ہے. برپ کرانا, جب تک برپ مطلب نہ کرے بچہ اس کو لٹائے نا. چوتھا یہ کہ گرڈ آپ نے سنا ہوگا, گیسٹروایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز, یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے. مثلا اسٹمک ہے, اسٹمک کے منہ جو اوپر کا حصہ ہے وہاں پہ ایک رنگ ہے ہر نارمل انسان کے, وہ رنگ اگر ریلیکس ہے بالکل تو اس سے بھی دودھ اوپر آ جاتا ہے. ہاں, اور یہ تو ہے ہی 15 دن کی نا ابھی. جی ہاں, تو اس کے ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے بعض بچوں میں. اس کو تھوڑا ٹائم دیں, وہ ابھی صرف 15 دن کی ہے, جب تک وہ 1 یا 2 مہینے کی ہوگی تو مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. میں آپ کو حل بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ فیڈنگ آپ تھوڑی سی اسپیس دیں, فیڈنگ یعنی 2 فیڈ کے بیچ میں تھوڑا ٹائم زیادہ دیں. تیسرا یہ کہ آپ بچے کو اپ رائٹ رکھیں, 45 ڈگریز پہ اپ رائٹ رکھیں, تو وہ نہیں کرے گا. تیسرا یہ کہ آپ برپ کرائیں. ٹھیک ہے, یہ 3-4 چیزیں. اوکے, ایک اور ہمارے پاس سوال یہ تھا کہ آج کل سی سیکشنز بہت ہونے لگے ہیں, آپریشن سے بچے ہونے لگے ہیں. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو مجھے بھی بڑا میں آرگیومنٹ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اینستھیزیا میں آپریشنز ہوتے تھے, اب ایپیڈیورل میں آپریشنز ہوتے ہیں, اور ایپیڈیورل سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی کمر ساری زندگی کے لیے خراب ہو جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو فرینڈز جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, اور وہ یہی کہتی ہیں کہ ایپیڈیورل کے بعد سے دے نیور فیلٹ گڈ. نہیں نصرت, یہ ایک مت ہے, اور ایپیڈیورل از مچ سیفر دین جنرل اینستھیزیا. اچھا جی بالکل, بہت سیف ہے. اور آپ ہوش میں ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں, میں مطلب بچہ میں جی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ میں ماں کو بچوں کی ادھر میں ڈیلیور کراتا ہوں, اور ماں سن رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے, میں ان کو لا کے دکھاتا ہوں اسی وقت سرجری ان کی ہو رہی ہے, اور میں ان کو لا کے دکھاتا ہوں کہ دیکھیں ماں کو اتنی خوش ہوتی ہے, ماں اپنے بچے کی پہلی آواز سن رہی ہوتی ہے. اچھا, ایک مسکت سے کالر ہیں, پھر اس بات پہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہماری کالر کا کنسرن یہ تھا کہ سی سیکشن بہت زیادہ ہونے لگے, پہلے اتنے نہیں تھے, تو اس کے لیے کوئی ایسی بات ہے جو آپ بتانا چاہیں, سو دیٹ اس میں کمی آ سکے یا لوگ اپنے چانسز بڑھا سکیں نارمل ڈیلیوریز کے. ہمارے ساتھ مسکت سے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں منور حسین مسکت عمان سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, میں یہاں نائی کا کام کرتا ہوں. جی سر, یہاں بچوں کی جب ہم بال کاٹتے ہیں, پہلے والے جب پیدا ہوتے ہیں تو مائیں جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں, پیچھے سر بنانے کے لیے نا کوئی گتے کا تکیا بنا کے رکھ لیتی ہیں, وہ گول تکیا بنا کے رکھتے ہیں, گردن میں کیا ہو جاتا ہے, پھر پیٹ بیٹھتی ہے. تو ہم لوگ نہیں بھی تو آدھے ڈاکٹر ہوتے تھے کبھی. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیے, بات کریں کہ وہ تکیا رکھنا چاہیے ان لوگوں کو یا نہیں رکھنا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ کے کسی بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا, اگر آپ تو کیا اس کا ریزلٹ وہ آیا؟ یہ ادھر میں بال کاٹتا ہوں بچوں کے, جب نئے بال آتے ہیں نکالتے ہیں نئے, جس کو چند بولتے ہیں, تو
वो जो है ना वो बच्चों के जो बाल है वो इधर गर्दन में से वो पट्टी रख रखे तकिया, उनकी गर्दन जो है ना वो पीठ रहती है, पानी रहता है। ठीक है जी, ठीक है, हम ऑनर पूछ लेते हैं। तो हमने अभी तो बताया कि वो उसकी जरूरत कोई नहीं, तकिए से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप कुछ भी कर दें तो ऐसी आप उसको बांध दें बिल्कुल, ताकि आपको ग्रो ना करने दें, वरना ये तो खुला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि भाई जेनेटिक इनहेरिटेंस है, जो जिस तरह का होगा कि जिस तरह माँ बाप होंगे उसी तरह से बच्चे होंगे। देखिए सर के शेप से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाल आ जाते हैं। हाँ। बाल आने के बाद वो छुप जाता है, जो स्कल के शेप है वो छुप जाता है। नहीं, वो गर्दन के नीचे भी कह रहे थे, ये तकिया वगैरह जो रखते हैं अनईजी करते हैं मेरे ख्याल में तो बच्चों को। आप लोग क्यों करते हैं? बिल्कुल अनईजी ना करें, बल्कि उसको फ्री छोड़ें। मैंने जैसे कहा कि बांधे नहीं, खुला रखें, खुले कपड़े पहनाएं, ये नहीं कि बहुत रैप करके रखते हैं। फिर ये कि अब हमारे यहाँ बर्फबारी तो खैर थोड़े से इलाके में होती है, अब जैसे कराची जैसे शहर में आपने उसे रैप करके रखा बहुत, तो पसीने आ रहे हैं, ह्यूमिड वेदर, उसमें रैशेस भी हो सकते हैं, तकलीफ भी हो रही थी, गर्मी भी लग रही है, तो बच्चा कह नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, और हमारे साथ कौन है? फिदा हुसैन जी। जी सिस्टर, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरा एक पोता है जिसकी उम्र 7 साल है तकरीबन। ठीक है। तो उसको बैठने उठने में तकलीफ होती थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया जी। तो उसने कहा कि इसको किसी बड़े चेकअप करें, तो मैं एक डॉक्टर से जनरल जो उनके पास लेके गया, तो उन्होंने एक्सरे किया, MRI रूम में वो उनकी रिपोर्टें वो मैंने फौजियों से करवाई। फिर उन्होंने कहा यार ये ठीक तो नहीं हो सकता है, ये पैदाइशी है, तो इसकी बस मालिश करें। पैदाइशी क्या मसला है बच्चे को, ये हमें समझ नहीं आई, पैदाइशी क्या मसला है? नहीं, वो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बैठ उठ नहीं सकता है, बैठ के मुवाफिक उठ नहीं सकता है सिस्टर। पहले से ऐसे ही है, पैदाइश से ही ऐसी है आप लोगों को, आपने कभी नोटिस किया? पैदाइश से नहीं है वो अभी हमें जब 6 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, तो फिर पता चला कि इसको बैठने उठने में तकलीफ, चल नहीं सकता था इतना। ठीक है जी, सवाल कर लीजिए। ये बताइए कि एक सवाल आपसे करना चाहते हैं जी फिदा साहब, ये बताइए कि ये बच्चा पहले नॉर्मल था, उसके बाद चलता फिरता था, फिर अब उठ के बैठ नहीं सकता है, ये क्या है? ये डॉक्टर साहब चूंकि 3-4 साल का था, एक ही पोता था, हम उठा लेते थे, कभी उसको चलने दिया ही नहीं तकरीबन। तो जब 5-6 साल का हुआ तो स्कूल जाने लगा, तो फिर गिरता था, उठता था, बैठता था। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास ले गया, बैठ के उठ नहीं सकता था। तो फिर उन्होंने मुझे पट्टिन दी, एक डॉक्टर जनरल साहब जो साकत गुल है कि इस तरह को, मैं उनके पास ले गया, उन्होंने फिर टेस्ट करवाया खून का, फिर मुझे MRI रूम में भेजा, ये फौजियों के पास। ठीक है, देखिए अच्छा इसका जवाब हम आपको आके बताया, तो उन्होंने बताया कि यार इसका ये फॉरएवर है, ये कहीं भी ले जाओ, ठीक नहीं तो इसकी मास्क पे आप मुझे देख पाएंगे ना तो आप ज्यादा समझेंगे। इसका जवाब हम आपको ऑन एयर देते हैं, ठीक है? मोहम्मद जमान की कॉल है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद जमान भट्टू बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। हाँ जी, फरमाइए। जी, मैं डॉक्टर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। आप सवाल कर लीजिए भाई जल्दी से, आपकी कॉल ना ड्रॉप हो जाए। जी, मेरा एक सवाल है कि मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा भाई भी पार्ट 1 का स्टूडेंट है। तो हम दोनों भाई को ना 3 साल हो गए हैं, मलेरिया बुखार हो जाता है हर साल, होते भी इकट्ठे हैं। कोई डॉक्टर साहब ऐसे इलाज बताए? मलेरिया बुखार हो जाता है हर साल, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू। देखिए, सबसे पहला सवाल फिदा साहब का कि उन्होंने जो बताया, मैं जो समझ पाया हूँ कि बच्चा पहले नॉर्मल था, अब 4-5 साल के एज में जाकर के चलते फिरते फिर गिरने लगा, अब गिर के अब जो फिर वो उठने में से तकलीफ होती, प्रॉब्लम्स होती है। तो ये नॉर्मली एक डिजीज है, कहलाती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशन टाइप एक है। तो ये जेनेटिक डिजीज है और उसमें होता ये है कि नॉर्मल बच्चा होता है, नॉर्मल होता है, उसके बाद थोड़े अरसे के बाद फिर वो मतलब बैठ कर उठ नहीं सकता है, मतलब वो यूं बैठेगा और बैठ कर फिर ठीक है वो कहलाता है क्लाइंबिंग ऑन द बॉडी, मतलब अपनी बॉडी की यूं पकड़ के फिर वो यूं करके ऐसे खड़ा होता है। तो ये पता नहीं इनको क्या है, उसके लिए इन्हें जो है मस्कुलर बायोप्सी करानी चाहिए, इनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको जाकर के दिखाएं। जेनेटिक स्टडीज होनी चाहिए इस बच्चे की कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या कोई और। मोस्ट कॉमनली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसी तरह का होता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैं ये कहना चाहूँगी एक तो इस ऑपरेशन के बारे में कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि ये ऑपरेशन इतना अच्छा होता है कि मेरी बेबी हुई है तकरीबन 7 मंथ पहले जी। मैं तीसरे दिन जो मैं हॉस्पिटल से बाइक पे बैठ के आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। नहीं अब आसानियाँ तो हो गई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे इस बारे में अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने क्योंकि हमेशा ये कहा तो हम, और हमारे पास कॉलर भी अभी आई, उन्होंने कहा सी सेक्शन ज़्यादा होने लगे हैं तो इस पे बात करें इस वजह से। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि जी खुशाइन बात है कि ऑपरेशन हो जाता है, और मैंने देखा है लोग ऐसे नहीं है जो कहते हैं कि ऑपरेशन हो जाए ठीक है जी, मतलब ताकि वो लेबर पेन से गुजरना नहीं पड़ता है, फिर प्रॉब्लम भी है। जी हाँ, मतलब रिस्क तो है, सर्जरी अब बहुत आसान हो गई है, लेकिन सर्जरी के लिए मतलब आपको देखना पड़ता है रिस्क वर्सेस बेनिफिट, कि आप देखें कि रिस्क क्या है। बच्चे को रिस्क होता है, लेकिन अगर डिलीवरी टाइम पे ना हो तो बच्चा जो है वो उसके हार्ट रेट तो उसमें हो सकता है डेथ भी हो सकती है, या बच्चे के जो है अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाए या ऑक्सीजन ना जाए, वही ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, क्योंकि माँ के पेट के अंदर जो है ब्लड के ही थ्रू ऑक्सीजन जा रहा होता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं गया तो ब्रेन में जो है उसका डैमेज हो सकता है, और ब्रेन सेल्स अगर एक दफा डैमेज हो गया, स्पेशली मतलब शुरू के वक्त में, तो अगर वो ब्रेन सेल्स अगर डेड हो गए तो वो फिर वापस नहीं होंगे, तो यानी कि फिर लाइफ लॉन्ग जो है माजूरी हो जाती है। तो इसलिए जो ऑब्स्टेट्रिशियन होती हैं वो ये देखती हैं कि भाई फायदा किसमें है। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ होती है मतलब सर्जरी के लिए, लेकिन अब तो सर्जरी बहुत आसान है, और मतलब ये सारे डिपेंड करता है वो उनके ऊपर जो डॉक्टर हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए कि पाकिस्तान में चाइल्ड मोरालिटी का क्या, मोरालिटी में आ गई मैं तो, मॉरल्स आजकल बहुत ज्यादा स्टडी कर रही हूँ मैं इस वजह से। हाँ वो तो मॉरल ही होते हैं। मोर्टेलिटी का क्या रेट है? मोर्टेलिटी तो काफी हाई है हमारे पाकिस्तान में, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान की काफी हाई मोर्टेलिटी है। ठीक है, जो मतलब इसको आसान अल्फाज में भी कहते हैं, मैंने तो ये आपका मेडिकल जार्गन यूज कर लिया, लेकिन आसान अल्फाज में बता दें लोगों को। मतलब कि जो एक बच्चा जो पैदा होता है और मतलब कि 1000 बच्चों में कितने बच्चे की मौत हो जाती है पैदाइश के वक्त, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाती है। तो ये जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत हाई है। इवन श्रीलंका जैसे मुल्क, बांग्लादेश, वो हमसे बहुत आगे हैं, श्रीलंका बहुत आगे है। तो हमें जो है इसको कम करना चाहिए। 60 से 70 बच्चे जो है ना 1000 में बच्चे उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। आप बताइए। जी हाँ, तो ये तो बहुत हाई रेट है। तो इसको हमें कम करना चाहिए। उसके लिए हमें अवेयरनेस लाना चाहिए कि हम वहाँ बच्चों की मतलब डिलीवरीज कराएं जहाँ पर फैसिलिटीज हों, और उसके बाद जो है एक बच्चों का डॉक्टर वहाँ होना चाहिए डिलीवरी के वक्त, क्योंकि देखिए जो पहला मिनट होता है ना ये कहलाता है गोल्डन मिनट, जो बच्चा पैदा होता है उस गोल्डन मिनट कहलाता है। उस गोल्डन मिनट में 60 सेकंड्स के अंदर जो है ना बच्चे को ऑक्सीजन जाना चाहिए दिमाग में। अगर ऑक्सीजन जाएगा तो उसकी ग्रोथ होगी, उसकी नरिशमेंट होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो मैंने जैसे कहा कि जो ब्रेन सेल्स हैं उसकी डेथ हो जाएगी। अगर वो डेथ होगी तो फिर ये यानी परमानेंट है, वो वापस नहीं हो सकता। तो इसीलिए वो मिनट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आम लोग नहीं कर सकते। आम जो दाइयाँ होती हैं, जो आयाएं होती हैं, तो बेहतर यही है, इसका जो लुबे लुबाब बताने की डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि आप बेहतर जगह पे जाके बच्चे की पैदाइश करवाएं, क्योंकि आप इतना टाइम गुजार लेते हैं, तकरीबन पूरा साल हो जाता है, और इसमें दोनों जानों का खतरा है, और बच्चे को बचाना, माँ को बचाना, दोनों को बचाना बहुत जरूरी होता है, और वाकई खतरे वाली बात होती है उस वक्त। तो बेहतर जगह पे लेकर जाएं, उनकी उस वक्त केयर करें, और थोड़े पैसे खर्च कर लें अगर उस वक्त कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से मैसेज थ्रू हो जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर अपनी बेगमात पे ये जुमला कह देते हैं कि हमारी अम्मा ने या हमारी बहनों ने भी यही किया था, तो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम कोई खास ट्रीटमेंट की मुस्तहिक हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी का केस डिफरेंट होता है, हर इंसान डिफरेंट होता है, और हर बच्चा भी डिफरेंट हो सकता है। तो यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं, और मिजाज से, रवैये से जो लोग आपसे नफरत करते हैं, क्या उसे मोहब्बत में बदला जा सकता है? लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक।
तवाफ काबा एक अजीम सादत। आज़मीन हज दौरान तवाफ उजलत व अफरा तफरी से गुरेज और धक्कम पेल से इज्तनाब करें। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल करें और याद रखें कि हजर अस्वद को बोसा दूर से इशारे के जरिए भी जायज और शरई अमल है। कौमी सफर के 70 साल। कौमी सफर के 70 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर हेडलाइंस के साथ मैं हूं ज़िया रहमान। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममनून हुसैन ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और सिफारतकारों की शिरकत। कौमी असम्बली में शाहिद खाकान अब्बासी 2/3 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब। उन्होंने 221 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद नवीद कमर ने 47, शेख रशीद अहमद 35 और साहिबजादा तारिकुल्लाह ने 4 वोट हासिल किए। मुल्क में जारी तरक्याती कामों पर अमल दरामद जारी रहेगा। अमन व अमान की बहाली हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी कोई करप्शन नहीं की। उनकी पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे। नौ मुंतखब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में खिताब। लाहौर के हल्के NA 120 में खाली नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 अगस्त को जारी की जाएगी। पोलिंग 17 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान और भारत को मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज पर बैठना होगा। मुज़ाकरात ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक अपनी अपनी तरजीहात को हतमी शक्ल दें। भारत को अपनी पोजीशन पर गौर करने की जरूरत है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारतीय खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलाले का पार्टी छोड़ने का ऐलान। PTI में खवातीन की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए पार्टी छोड़ रही हूं। आयशा गुलाले की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
منتخب جمہوری حکومت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار، کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل بہتری، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 46,800 پر پہنچ گیا۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری، عوام کا جوش و خروش دیدنی، بچے اور بڑے رنگ برنگی جھنڈیوں، بینرز اور دوسرے سامان کی خریداری میں مصروف۔ ملک کے بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، نشیبی علاقے زیرآب، مختلف علاقوں میں گھروں اور املاک کو نقصان، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش، کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ افغان صوبے ہرات میں مسجد کے قریب دھماکہ، 30 افراد جاں بحق، 64 زخمی، ایک حملہ آور نے خود کو مسجد کے دروازے کے قریب دھماکے سے اڑا دیا، دوسرے نے دھماکے کے بعد مسجد کے اندر نمازیوں پر فائرنگ کی، سیکورٹی حکام۔ امن کے خواہاں ہیں تاہم ملکی دفاع اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، پیپلز لبریشن آرمی دنیا کی بہترین فوج ہے، چین کے کسی بھی حصے کو علیحدہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، صدر شی جن پنگ کا بیجنگ میں تقریب سے خطاب۔ افریقی ملک میڈغاسکر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، 34 افراد ہلاک، متعدد زخمی، حادثہ دارالحکومت انٹانا نریوو کے شمال میں 70 کلومیٹر دور پیش آیا۔ اور 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول رونقیں بکھیرنے کے بعد اختتام پذیر، چترال نے گلگت بلتستان کو 7 کے مقابلے میں 13 گول سے شکست دے کر ٹرافی جیت لی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ جمیع جمرات، ادائیگی حج ہر مسلمان کی خواہش۔ حج کا ایک اہم رکن جمیع جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ جمیع جمرات میں ان ہدایات پر عمل کریں۔ دوران حج اپنے مکتب کے لیے مخصوص وقت کے اندر ہی جمیع جمرات کے لیے گروپ کے ہمراہ روانہ ہوں۔ رمی کے دوران صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑیں اور دھکم پیل سے گریز کریں تاکہ بغیر کسی پریشانی اور حادثہ آپ کا حج مکمل ہو سکے۔ ویلکم بیک۔ اور اس وقت جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ بڑا ہی مزیدار ہے اور آئی ہوپ اس میں بہت ہی مزیدار ڈسکشن ہونے والی ہے اور میں آپ کے مزیدار سوالات اور مزیدار انسیڈنٹس بھی جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ معاملات رہے، اس کے لیے آپ کال کیجیے اور ہم سے شیئر کیجیے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کہ کیا آپ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے کسی کی بھی نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں؟ اور اس کے آگے بھی میرے بڑے سوالات ہیں کہ آج کل لوگوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ لوگوں کی نفرت کو محبت میں بدلیں۔ خیر، یہ سب باتیں ہم کریں گے ڈیورنگ آور ڈسکشن۔ ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان موجود ہیں جن کے بارے میں فرسٹ آور میں یحییٰ صاحب نے کال کر کے کہہ دیا تھا کہ آج عروج آ رہی ہیں، تو عروج المانی ہمارے ساتھ، عروج معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، مائنڈ سائنس ایکسپرٹ۔ نائس ٹو سی یو اگین۔ اچھا، وی پاس آن انرجی ٹو ایچ ادر نا، اینڈ دا بیسٹ پارٹ از دیٹ
I'm just saying what I said. ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इमोशन से यार कुछ करो, लोगों की नफरत ना मोहब्बत, that's dedication to work. हाँ, कुछ नफरतें आज मोहब्बत में बदलो, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि कितना हम चाहते हैं एक्चुअली इस बारे में इन्वेस्ट करना. हमारे साथ एक और मेहमान हमारे मौजूद है, साहिर हसन मौजूद हैं, जो कि सिंगर एंड एक्टर हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग और कैसी हैं? अच्छा, वैसे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमने इनको स्पेशली सिंगिंग के लिए बुलाया है, लेकिन आप भी अगर गा के किसी की नफरत को मोहब्बत में बदल दें बिल्कुल, तो ये ज्यादा आसान तरीका है, वो अच्छा हो जाएगा. हो सकता है आज कोई कॉल करे और कहे कि जी फला फला मुझसे नाराज है या नफरत होने लगी है उसे, तो उसको मोहब्बत में बदलें, तो वो आपने करना है. ठीक है, ये कार्य खैर में आज अपना हिस्सा डालना है. एंड वी हैव हमारे साथ जैन गोपलानी मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और बहुत अच्छा बोल रहे थे अभी जब हम प्रोग्राम से पहले इनको सुन रहे थे. और इनकी एक और खास बात ये है कि अभी कुछ देर बाद इनकी बेगम भी आ जाएंगी, तो वो दोनों का पर्सपेक्टिव भी हमारे पास आ जाएगा. हस्बैंड वाइफ में भी ये सब चलता है. नफरत तो नहीं होती, लेकिन चलो ऊपर नीचे अच्छा, लेकिन शुरू हम उरूज से करेंगे. उरूज बताएं भाई, क्या अपने इखलाक से, अपने एटीट्यूड से आज के दौर में किसी की नफरत को मोहब्बत में बदला जा सकता है? अच्छा, किसी चीज को चेंज करने के लिए तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आप चेंज नहीं कर सकते मैकेनिज्म को. नफरत और मोहब्बत दोनों को एग्जिस्ट करती है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है. दोनों अगर जहाँ कहीं नफरत है तो वहाँ मोहब्बत होगी ही होगी. तभी कहा जाता है अगर आप किसी से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करो तो उससे उतनी शिद्दत से आप नफरत भी कर सकते हैं. ठीक है, तो नफरत मोहब्बत के बिना एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, जैसे कि अगर आप जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है. इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड हर चीज को एग्जिस्ट करती है, एक साथ एग्जिस्ट करती है. सेकेंड, नफरत जो है अगेन इट्स एन इमोशन, द सेम वे मोहब्बत इज एन इमोशन. तो अगर इमोशन है तो इमोशन पैदा होता है थॉट से हमारे. तो व्हाट नीड्स टू बी चेंज इज द थॉट, और थॉट के साथ हमारा परसेप्शन की चीज के बारे में. अगर हम उस परसेप्शन को चेंज कर दें तो हम किसी भी इमोशन को किसी और इमोशन में चेंज कर सकते हैं. तो चाहे नफरत से मोहब्बत का या मोहब्बत से नफरत. अच्छा, ये तो बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया और ये अपने लिए समझा दिया ना. अगर मुझे आपके अंदर अपने हवाले से नफरत चेंज करनी हो तो वो कैसे होगी और मेरे रवैये से होगी या नहीं आजकल, ये भी आपने बताना है. लेकिन अपने बारे में इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बताई जो हम अपनी काउंसलिंग एक तरह से कर सकते हैं, और अगर कोई नफरत है तो उसे मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं या अक्सर हटा सकते हैं कोई भी फीलिंग. हमारे साथ कॉलर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अपनी साइमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से. जी साइमा, कैसी हो? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ. आप सुनाएं? ठीक है, ठीक ठाक. मैं बहुत याद करती हूँ आपको. मैंने काफी देर से मिला रही थी, अभी मिल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली है. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. हम भी आप लोगों को बहुत याद करते हैं, आते ही सोचते हैं आप फोन कर लें, तो आज आपने फोन कर लिया है. अब जल्दी से सवाल करो. सवाल नहीं करना, मैंने तो आपसे ही बात करनी होती है. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और दुआओं में मुझे याद रखें हमेशा, यही मेरे लिए बेहतरीन तोहफा है. बहुत शुक्रिया. अच्छा, आपकी बेगम ने झलक दिखाई जी, वही और वही आपकी बेगम है? बिल्कुल, उसको तो मैं जानती हूँ. बिल्कुल आप जानती हैं उनको. और मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज है कि वो आपकी बेगम है. आप बेगम को बुला भी लें, क्या क्या के बुलाते हैं आप? जोया ही नाम को बुलाते हैं. अच्छा, नाम इतना जोया ही बुलाता हूँ तो व्हाट डू यू मीन. अच्छा खैर, जोया अस्सलाम वालेकुम, आ जाए आप. उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है इतना कैजुअल, कैसी हैं आप? आए मैं, और थैंक यू सो मच. और आप आई तो मैंने इनको कहा कि ये आपकी बेगम है, इनको तो मैं जानती हूँ. ओके, वी हैव अ कॉलर राइट नाउ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मिस्टर काफी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू. हमारी पहली बार मेरी बड़ी शरारत में दूसरा जुमला आ रहा था मगर मैंने रोक लिया. हाँ बताओ बताओ. आज हमारी पहली बार आपके इस प्रोग्राम में कॉल मिली है. बहुत दफा हम कर चुके हैं कोशिश, लेकिन आपसे कॉल नहीं मिलती. अच्छा शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना ट्राई करते हो. आई एम एक्चुअली हम्बल्ड. लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या किसी को अगर नफरत हो जाए, आपके लिए किसी को नफरत हो जाए, तो आप अपने रवैये से उस नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहेंगी? कोशिश तो बहुत करती हूँ, अगर अगला भी कोई मान जाए तो तब. अच्छा, कोशिश करती हो. हर किसी के लिए कोशिश कर लेती हो या चंद लोग हैं जिनके लिए कोशिश करती हो? नहीं, मैंने दिल में नफरत पैदा रखी कभी नहीं, मैं किसी के लिए नहीं. आपने तो नहीं रखी. अगर किसी को आपसे हो गई और आप सोचें कि यार इसकी नफरत नहीं होनी चाहिए, इससे मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए,
कोशिश यही होती है ना कि अगर कोई नफरत कर रहा है तो उसी किसी तरीके से प्यार से मोहब्बत से या किसी भी तरीके से उसे राजी कर लूँ, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर लूँ। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप बताएं भाई, आज तो आप दोनों ने मैचिंग भी की है। अच्छा उसने कहा ये क्या मतलब है? मैंने अभी इनसे पूछा तुम लोग अजीब हस्बैंड वाइफ हो, मैंने इनसे पूछा आप क्या कह के बुलाते हैं, जरा बेगम को बुलाएं। जोया ही जोया क्या बुलाएंगे? अच्छा अब तक कितना अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को? So we have got nikah fight right now because I live in Australia. तो मैं जब कंप्लीट करके आऊँगा बहुत ही न्यूली वेड कपल है। ओके मैं भी छेड़ रही थी आप लोगों को। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। क्या पहनना है, मैंने क्या पहनना है, वो ऐसे ही कोइंसिडेंटली। ओके अच्छा ये बताओ, तुम इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, सॉरी आपकी बैड लक। मैं उनसे शुरू कर रही हूँ कि किसी की नफरत को मोहब्बत में अपने रवैये से बदला जा सकता है? डेफिनेटली बदला जा सकता है, मूवीज में भी तो यही दिखाते हैं। अच्छा मूवीज में दिखाते होंगे, आज शो में आप यार ठीक है, मतलब किसी की नफरत को मोहब्बत। अच्छा इट कैन बी एनीवन, यानी वो आपके कोई लड़की भी हो सकती है, आपकी दोस्त भी हो सकती है, आपका कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो अनअवॉइडेबल हो, आपकी नंद हो सकती है, सास हो सकती है, आपकी नहीं जेनेरिक कह रही हूँ, या कोई भी ऐसा रिश्ता हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, कोई बेगम का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई होता है ना कि कभी कभी आपको लगता है कि यू डोंट गेट अलॉन्ग वेल, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस रवैये को चेंज करें। हाँ मतलब कांस्टेंट एफर्ट से आई गेस आप मतलब यू कैन इम्प्रूव समवन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यू। डेफिनेटली आई थिंक। अच्छा आई गेस टू मी इट्स मोर लाइक ये उन्होंने आपको, मैं उनकी तरफ ज्यादा झुकाव था, इंक्लिनेशन थी, तो उन्होंने कहा मैं इतना ही जवाब देती है, एंकर मजबूर होके इधर ही आएगी। आई गेस मैं ये बात समझने की होती है कि अगर मेरी किसी से नहीं बनती है, किसी का रवैया मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो उसकी शायद मेरी गलती है, ये मेरी ना अहली है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ठीक है। एंड दूसरी बात यही सोचने की बात होती है कि मिसाल के तौर पे चंद लोग होते हैं जिनसे आप नहीं बात करना चाहते, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल, ये आपका हक है कि मुझे अगर नहीं अच्छा लगता मैं नहीं बात करूंगा। एट द सेम टाइम पहली चीज जो बात की थॉट प्रोसेस एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, बट और बिलीव कि पहली चीज नियत चाहिए। डू यू रियली वांट टू डू इट? अगर आप ये नियत नहीं है तो सारी की सारी बातें ये अनअवॉइडेबल है एंड थिंग्स विल बिकम बैड, बट फर्स्ट यू नीड टू हैव दैट इंटेंशन कि चीजें बेहतर करनी है खुद से भी या उसकी जिंदगी में हो जाती है। काफी टाइम ये होता है, काफी टाइम आप कांस्टेंट एफर्ट कर रहे होते हो, सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट्स नहीं आते, तो यू टेक अ स्टेप बैक, फिर कहते बस लाइक आई एम डन विद इट। पूछ लेते हो सकता है इनका एक्सपीरियंस रहा हो, नफरत तो नहीं लेकिन चलो चेंज करने में करने में आप तो अभी गुजरे होंगे उससे। नहीं आई एम श्योर आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे। प्रोफेशनली यस। अच्छा चलिए आप जब तक कंपोज हो जाए आप लोग दोबारा, और मुझे साहिर से भी बात करनी है, लेकिन 2 कॉलर्स हमारा वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बात सुने, मतलब किसी से इंसान को नफरत हो जाए तो उसको मोहब्बत में कैसे तब्दील किया जा सकता है? यही तो हम पूछ रहे थे। नहीं आप तो पूछ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये मतलब ये अगला आदमी माने ही ना तो फिर। हाँ ये भी है वैसे, ये अभी उरूज बताएंगी, ये यही चैंपियन है इसीलिए बुलाया हमने। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश बेटा बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम गुलफराज है गुजर खान से। जी 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 जी। नफरत को मोहब्बत से बदला जा सकता है। अच्छा देखिए आपको क्या तो अगर कोई नफरत करे आपसे, आप उसका अपने रवैये से बदलें, वो कोई गुस्सा कर जाए आप उसको मोहब्बत से पेश आए, उसके कोई बात इग्नोर कर दें। ऐसा करता कौन है? जब मैं प्रोग्राम करती हूँ ना तो मुझे लगता है हम जन्नत नुमा किसी दुनिया में रह रहे हैं। सीरियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत शुक्रिया भाई आपने कॉल किया, लेकिन सीरियसली कोई भी सब्जेक्ट होता है कॉलर्स ऐसे आते हैं कि मुझे लगता है हम जन्नत से कम किसी दुनिया में नहीं रह रहे, लेकिन जब हम एक्चुअली किसी चीज का एक्सपीरियंस करते हैं तो वहाँ बर्दाश्त करता कौन है आजकल किसी के लिए कोई कुछ। ये बात है, हम अपनी तरफ एफर्ट करें किसी नफरत के रवैये को मोहब्बत में चेंज करने के लिए,
लेकिन इसमें एक बड़ी फाइन लाइन है बीइंग अ प्लीजर, कि आप हर किसी को प्लीज करो. जिस तरह के अभी कॉलेज आई वांट टू लुक गुड, तो जब मैं कहीं पब्लिकली कॉल करूंगी या मैं पब्लिकली फेसबुक पे स्टेटस चढ़ाऊंगी या कोई भी काम करूंगी, आई वुड मेक श्योर कि बड़े अच्छी और प्यारी रखें, बट इंटरनली आई एम नॉट द सेम पर्सन. ओके, तो इसके अंदर जैसे वेरी फाइन लाइन कि अगर आपने किसी के साथ प्लीजर बनना है या आपने अगर आपको कोई नहीं पसंद करता है जनरली एंड यू डोंट नो व्हाट इज द रीजन, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट देयर, बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी. जनरली डेफिनेटली अगर आपकी तरफ से कोई एफर्ट कोई ऐसी चीज नहीं गई जिससे दिलादारी हुई है, देन दैट्स फाइन, यू आर राइट एट योर पार्ट. हाउएवर अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करता है, नाउ इट कम्स रिलेशनशिप, आपका मेट का रिलेशनशिप हो, आपकी वाइफ का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड का हो, बच्चों का हो, किसी का भी हो, नफरत कहीं भी पलट सकती है. अच्छा, ये ना हो कि जी मेरा बेटा मुझसे नफरत कैसे करेगा, मेरी माँ मुझसे कैसे करेगी, वो हो सकता है, क्योंकि आपने उसके लिए शुरुआत में बता दिया कि जहाँ मोहब्बत हुई है वहाँ नफरत भी हो सकती है और वो फिर बड़ी शिद्दत वाली होती है. शुरू कैसे होती है? ये शुरू एक बड़ी छोटी सी चीज होती है. आप नफरत ऐसे नहीं कि अब मैं आपके साथ हूँ तो ऑटोमेटिक नफरत करना शुरू कर दूंगा, आज मैं आपसे हंसने कल में नफरत करना शुरू कर दूंगी. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, नफरत स्टार्ट होती है पहली एक चीज से होता है एंगर. ओके, एंगर के बाद स्टेज होती है नफरत पे जाते हो. आप स्टार्ट कभी भी नफरत से नहीं करते. सेकेंडली एंगर कैसे आता है कि मेरे आपके किसी भी थॉट प्रोसेस में, बिलीव में, मेरे आपकी कोई भी हमारी आर्ग्यूमेंट है, कोई आर्ग्यूमेंट कोई डिफरेंस होगा मेरे आपके अंदर, मेरे अंदर एक एंगर चलता है. अब वो एंगर नफरत पे कब जाता है? जब मुझे ये डर होता है कि आप मुझे डोमिनेट ना कर लो. एंड इससे बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, हाँ मुझे कॉल लेनी है. और उसके बाद साहिर साहब जो है वो बहुत मुस्कुरा के देख रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ऐसा नहीं है. और मैं नहीं चाहती कि इस प्रोग्राम के बाद ये जो उनसियत है ये भी नफरत में बदल जाए. तो उनसे मैं बात करूंगी कॉलर के बाद. अस्सलाम वालेकुम अली. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई. याहिया साहब है. अस्सलाम वालेकुम. क्या वादा निभाया आपने. तो भाई देखें, बात ये कि सबसे पहले तो तमाम लोगों को सलाम, और मेरी प्यारी बहन जब उरूज आए और मैं फोन ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता. मैंने चीज को जोर से पकड़ लिया. इनका फेसबुक हर चीज बता देता है, इनका फेसबुक हर चीज बता देता है. मैंने रात को देखा और मैंने उरूज मैंने रात को आपके डॉक्टर मुनीस राउत के कुछ प्रोग्राम निकाले इसी टॉपिक पे, तो मुझे सारी वो पुरानी बातें याद आ गई कि आपके साथ कभी मैंने प्रोग्राम में शिरकत की. अरे वाह. तो इनसे मेरा यकीन करें मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, बहुत रस्ते से नहीं हुई, लेकिन इनके फादर के साथ इनके साथ जो अटैचमेंट है और इनसे जो कुछ मैंने सीखा, रियली मैं कहता हूँ अमेजिंग. ये दोनों बाप बेटियां इतनी जबरदस्त, आपके बाकी माइंड साइंस ये जानते हैं. और क्योंकि जो बात असल बात है ना, हम जैसे अभी आपकी जो टॉपिक है, ये जो सारे रवैये हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आपका बाप, आपके फादर हो, आपके मदर हो, अगर उनके भी रवैये सही है तो बच्चे भी उनसे मोहब्बत नहीं करते. ये सिर्फ ये नहीं कि ब्लड रिलेशन है, तो आप अगर मैं भाई हूँ, बहन हूँ, जो भी हूँ, अगर मेरा रवैया सही नहीं है, मेरा बात करने का अंदाज सही नहीं है, तो शायद मुझसे लोग वो भी मोहब्बत नहीं करते. तो वो कहते हैं ना कि अगर रवैये सही अच्छे हों तो गैर भी अपने बन जाते हैं, और रवैये खराब हो तो अपने भी गैर बन जाते हैं. तो मेरा सवाल उरूज से ये है. उरूज, मुझे ये बताइए, देखिए बात आज ये मोहब्बत को नफरत में कैसे, नफरत को मोहब्बत में कैसे तब्दील किया जा सकता है, लेकिन मेरा मैं जरा डिफरेंट बात करना चाहूँ. मैं उन लोगों की बात करना चाहूँ आपके बहुत क्लोज होते हैं, जो गैर हैं वो तो गैर हैं. मैंने इन लोग ऐसे लोगों को देखा है जो बाप हैं, बहुत अपने उसूल पसंद है और इतने सख्त हैं, लेकिन आखिर में वक्त वो आइसोलेटेड हो जाते हैं. उनसे बाप से मोहब्बत, वो सिर्फ मोहब्त नहीं करते, वो इस वजह से इज्जत करते कि उनके बाप है, लेकिन उनके रवैये इतने खराब हो जाते हैं. रिसेंटली मैंने एक वाकया देखा, एक बहुत बड़े हमारे दोस्त थे, कार डीलर थे, उनके रवैया इतना खराब हो गए, उनके बच्चे चले गए, दूर हो गए. हमने बड़ी कोशिश की मनाने की, लेकिन आखिर में ये हुआ तो वो बेचारे आइसोलेटेड हो गए अपने रवैये की वजह से. तो आप ये बताइए कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए. ठीक है, इसमें थैंक यू सो मच. और सारे सवाल आप लोगों ने याद रखने. एक और कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी कौन है? अब्दुल्ला है हमारे साथ. जी हेलो. वालेकुम सलाम. अब्दुल अजीज. जी मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ. जी फरमाइए अब्दुल अजीज. चाहता हूँ कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के जी आप मेरी आवाज सुन के टीवी की आवाज, फिर अपनी आवाज सुन के फिर टीवी की आवाज, अब मेरी आवाज सुने अल्लाह हाफिज टीवी से. ठीक है. अच्छा जी साहिर, अब ये है कि पहले तो टॉपिक पे कुछ कहना चाहते हैं या हमें डायरेक्ट गाना सुनाएंगे? डायरेक्ट एक मिली नगमा सुनाना चाहूंगा. अच्छा, लेकिन पहले इन्होंने कहा भाई मेरे नगमे की बारी आएगी. मैं उसी के थ्रू थोड़ी ट्राई करता हूँ क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट. मेरे खान साहब का है, मेरी कोऑर्डिनेशन भी नहीं है खान साहब. अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए. अपने गाने से आपने लोगों के रवैये या उनकी सोच या उनकी कैफियत आपके बारे में बदली है? बहुत ज्यादा. हाँ, बहुत ज्यादा.
बहुत ज्यादा? बिल्कुल, ये भी एक लैंग्वेज है ना बेसिकली, तो इसके थ्रू बहुत दफा मैं अब आपसे अगला अब आपका रवैया ये ना हो कि मैं बुरा गाऊं और आपका रवैया ना। नहीं, मेरे रवैये को नहीं, अब तो मैं और इंक्विजिटिव हो गई हूँ। अब मैं अगला सवाल आपसे वो कहानी पूछूंगी जो आपने रवैया चेंज किया है। हाँ, वो देखा हम दोनों लाइक वाइज थिंकिंग लाइक वाइज एट द मोमेंट से शुरू है ना। अरे हाँ, इधर भी मुझे बोलना है अभी दोबारा। ये कैसे बच गए? लेकिन गाना पहले ट्राई करते हैं जी। ऐ वतन प्यारे, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया अपनू, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया अपनू, आज मेरा कभी मेरे इरादे वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोऑर्डिनेशन नहीं थी थोड़ा? नहीं, कोई मसला नहीं है, फिर भी आप लोग बहुत कोऑर्डिनेटेड थे, और जहाँ कोऑर्डिनेशन होती है उससे बेहतर थे। तो बहुत अच्छे थे आप, बहुत मजा आया। आपका अपना गाना भी आप यूजुअली आपके एल्बम्स हैं? जी, एल्बम है मेरा एल्बम एक लॉन्च हो चुका हुआ है, इश्क के नाम से एक मेरा सॉन्ग आया था, और 2009 का एक प्राइवेट चैनल है पाकिस्तान का, उसके एयरवाई म्यूजिक अवार्ड्स हुए थे। ठीक है। उसके राइजिंग स्टार कैटेगरी मैंने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिंगर 2009 में। फिर मैंने स्किप कर दिया, मेरी अम्मा बीमार हो गई थी 3-4 साल, मैं छोड़ गया था। बेसिकली मैं कोयटा से हूँ, तो ऑन द वे स्पेशली इस शो के लिए कोयटा से आया हूँ। कोयटा से स्पेशली आप कोयटा से आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोयटा में जो लोग इनको देख रहे हैं, आज कॉल कीजिए और फरमाइश कर दीजिए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से कॉल कीजिए, लेकिन कोयटा वाले वो थोड़ा होता है ना कि रिलेट कर पाते हैं फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से। तो आपका अगला गाना आपका होगा, और फिर हम दोबारा लेटर ऑन मिली नगमा करेंगे, ठीक है? अच्छा, ब्रेक ले लूं तुम लोगों की तरफ देख के? तो दोनों में तफरी कर दिया आज आप लोगों ने ना। क्या कह दिया? आ गई है तफरी, कभी हो जाता है ऐसा। नहीं, बाकी हमें आगे ब्रेक लेना है, तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग शुरुआत करें और बीच में मैं आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन इस जज्बे पे भाई मैं चाहती हूँ आप लोग जेन्युइनली और सीरियसली बताएं। अब मुझे सोल्यूशंस की तरफ आ जाएं। जहां आपके पास कोई चारा नहीं है, आपने सामने वाले की नफरत को मोहब्बत में बदलना ही है, या तो आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और वो आपसे नफरत ज़्यादा रहता है और आपको उसको मोहब्बत में बदलना है, या आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि सामने वाला मुझे पसंद करे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जरा सोल्यूशन की तरफ आइए, ठीक है? और रियलिस्टिक भी हो जाइएगा, क्योंकि हम बड़ी जल्दी आजकल चैलेंज भी हो जाते हैं ना, 3 दफा ट्राई मारते हैं, चौथी दफा कहते हैं भाड़ में जाते हैं। 3 दफा का चक्कर सही है ना? तो लेट्स सी कि ये लोग इस बारे में क्या कहते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और जोया आपसे शुरुआत करेंगे और इस तरह जाएंगे, ठीक है? सी यू आफ्टर द ब्रेक।
अद्वियात। सऊदी अरब में खुली अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है। सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती है। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपने डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें। वेलकम बैक। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं और एक्चुअली हमारे पास ये क्यूट कपल है तो मुझे और उरूज को मौका मिल गया कि हम इनको छेड़ते भी जाएं हम इन्हें छेड़ते भी जाएं। साथ साथ में कॉलर हैं और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था उसका जवाब आपने देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से अंबर बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? नीले नीले अंबर पे। ओहो कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। अंबर आप कैसी हैं? ठीक, बहुत प्यारी लग रही है, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। थैंक यू। नाज जुनैद का आज तो मैं नाम ही लेना भूल गई थी। नाज जुनैद का ड्रेस है भाई ये। इस वजह से मैंने पूछा किसका है ये। और मैं भी आपको गाना सुनाना चाहूंगी आजादी के बारे में। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, ताकि अपनी खुशी और हम एक हैं, हम एक हैं। प्लीज मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। ये तुम जो इतनी तेजी में चल रही हो मुझे तो पता नहीं चला। कभी पैसेंजर थी फिर सवार हो गई, अब उतर रही हो, क्या कर रही हो? गाड़ी हो गई अब गाड़ी हो गई, क्या कर क्या रही हो? है तो हौसला तो लेने दो, कोई सांस तो करने दो इंसान को। मतलब चली बड़ी प्यारी हो, आई और चली गई। तोहफा होता तो जरूर देती ना मेरी दोस्त। अभी तो सिर्फ दुआएं हैं और वो $1 मिलियन की हैं, तो दुआएं ले लो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जी आपका सवाल था कि इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। नहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे आप मतलब बताइए ना। मैं बताऊंगी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। नहीं ये बताएं आप भाई, सोल्यूशन बताओ कि आपके लिए अनअवॉइडेबल है ना कोई रिलेशनशिप। आप चाहते हैं कि वहाँ पर नाचाकी रहती है वो खत्म होनी चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए, तो क्या करें? एक तो ये कि आप कांस्टेंट एफर्ट करें और मतलब क्या करें कांस्टेंट एफर्ट? आसान अल्फाज में सबके लिए। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स होती है वो अजम्पशन से होती है। काफी सारे कुछ लोग कुछ कहते नहीं और कुछ अज्यूम कर रहे होते, तो उस अजम्पशन को कांस्टेंट एफर्ट, मतलब जैसे कि कोई रिश्ता बहन भाइयों का रिश्ता है, उस जब साथ रहते हैं तो ये सारी चीजें होती है। जब बंदा किसी को जानता है तो वो चीजें ट्रांसपेरेंट होती है और वो जो गलतियां मतलब जो सही चीजें भी होती है वो भी गलत नजर आना स्टार्ट हो जाती है। और मेरे ख्याल से कह सकते हैं थोड़ी टाइम बाद कदर कम हो जाती है। शुरू में जो लेवल होता है, ओहो ये तो आया है कहीं डायरेक्ट नहीं मैं सोचता भी हूँ, मुझे जानबूझ के मेरी सोच लाई जा रही है नहीं अभी जाते अच्छा तुम्हें लगता है कि जनरल बात है, जनरल बात है, नॉट रेफरिंग टू एनीवन, नॉट यू। नहीं we trust you कंटिन्यू। अच्छा तो ये है कि आपको लगता है कि टाइम के साथ ये सारे इश्यूज है, मतलब उस वजह से प्रॉब्लम होती है। सोल्यूशन यही कि आप कांस्टेंट एफर्ट करते रहो और जो मतलब चीजें जो हर्ट करती है उसको अवॉइड कर सकते हैं, जिससे मतलब वो हर्ट हो सकता है। क्या क्या पॉसिबल रीजन है? अच्छा इन्हीं की बात को आगे आपने कंटिन्यू करना है, अपनी बात बताइए। और ये जो अजम्पशंस की बात थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब गैप होगा तो वो फिल होगा। उस गैप को अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं देंगे और क्लियर नहीं करेंगे तो वो अजम्पशन से फिल होगा। लेकिन आपकी बात से पहले दुबई से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बाजी? आपने तो बड़े लोगों की मोहब्बत को किसमें बदल दिया है? वालेकुम अस्सलाम। आपने नफरत को मोहब्बत में बदला या मोहब्बत को नफरत में बदल दिया? हमारे रेगुलर कॉलर हैं, एक्चुअली दुबई से कॉल करते हैं। देखा नहीं, मोहब्बत तो मोहब्बत नफरत नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि दोनों अच्छे है। कौन दोनों अच्छे हैं? नहीं मोहब्बत से अच्छे है, मोहब्बत भी अच्छा है। अच्छा अच्छा चलो अच्छी बात है, गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। दुबई से ही कॉल करते हैं हाजिरी लगवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी
आपने बात की assumption की। पहली चीज जो कहीं भी नफरत मोहब्बत पैदा होती है वो ये होती है कि हम आपस में बात नहीं करते और दूसरों से बात करते। मिसाल के तौर पे मुझे किसी से मसला है, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरों को बोले जा रहा हूँ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने वैसा किया। यहाँ पे मैंने बहुत सी नहीं भी बोली है, वो अब अज्यूम करेगा, ये हमेशा मेरे बारे में बुराई करता है, ये हमेशा मेरे बारे में खिलाफ सोचता है। पहली चीज, अगर आपको ये ऐसा रिश्ता है जो अनअवॉइडेबल है, आप प्लीज उनको लेके बैठे और उनसे बात करें कि यार मुझे लगता है कि आपको में कौन कन्फेस, मतलब आप अगर कन्फेस करेंगे मे बी उनकी जो ईगो को और ये सारी चीजें हर्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, वहीं पे बात ये हो गई कि आप उनसे बात करें। मैं देखूंगा प्रेफरेबली जो भी हो रिश्ता, वालिदैन का हो, बहन भाई का हो, इवन आपके छोटों का हो, आप बात करें एक बार कि जनाब मुझे लग रहा है कि मसला हो गया ये, या मुझे लगा कि हमारे रिश्ते में खटास आ गई। वाला भी तो उसी फ्रीक्वेंसी पे हो ना। एग्जैक्टली, इट रिक्वायर्स वही बात जो कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। आप उनको पहले एतमाद में तो लें। नफरत हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पसंद नहीं करते मगर ये भी जानता है कि ये बंदा जो है या ये भरोसेमंद तो है। ठीक है, ये होता है रिश्तों में खास तौर पे कि बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता। क्लोज रिलेशनशिप में ऐसा होता है, मतलब हर किसी का कोई पॉइंट होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग होते हैं उनको काफी छोटी सी बात वो काफी सेंसिटिव होती है, वो काफी बुरी लग जाती है, किसी को कोई इतनी छोटी फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा उरूज में आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन एक कॉलर है, उनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है बाजी? जी ठीक ठाक, आप बताएं। जी हम भी ठीक ठाक है। हमारे गांव में बारिश लगी हुई है और मेरा बारिश लगी हुई है आपसे बात करने की। हाँ हाँ, बारिश लगी हो तो फिर इंसान बात करता है ना, करो। बड़े प्यारे लोग हैं जी। आपके बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं ना, हमें बहुत पसंद है। बहुत और आप बातें बहुत अच्छी करती हो और आपसे माशाअल्लाह आपसे बात भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इखलाक ना सिर्फ ये 2 घंटे में ही अच्छा है ज्यादातर। नहीं, बहुत आप लोगों के साथ अच्छा है इखलाक, बस बाकी जो है वो तो जब तुम लोग ये कहते हो तो वो लोग घर में बैठ के सोचते हैं इसका इखलाक अच्छा है। थैंक यू सो मच। कोई सवाल है? करती है आप बात बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, हमारा दिल करता है कि आपसे बातें करें। आज जाके मैंने अपने हस्बैंड को यही बात बतानी है। लोग मेरी बातें सुनना चाहते हैं और आप कहते हैं चुप हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है बाजी, अल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखे अल्लाह आपको। जी भाई बताएं। जी भाई। हाँ भाई, अब तुम्हारी बारी है भाई, बताओ। अच्छा, सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन आप लोग को कुछ स्टेप्स हैं जो हम शॉर्टकट की बात करते हैं। कम्युनिकेशन येस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट होता है कि अजम्पशन की जहाँ बात आई, ठीक है, आप अज्यूम करो कि शख्स मुझसे नफरत करता है या ये शख्स मुझे पसंद नहीं करता, और वो अगला शख्स भी हो सकता है, अगर 2 पार्टीज हैं रिलेशनशिप, वो भी अज्यूम करिए। हमारी सबसे बुरी अजम्पशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल किसी को दाल चावल चाहिए, हमने उठा उसको बिरयानी दे दी, सोच के बिरयानी बहुत अच्छी मजा आएगा, ठीक है, बड़ी प्यारी बात। ये हमारा सबसे बड़ा अजम्पशन है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को, आपके बच्चे को कुछ और चाहिए होता है। हम सोचते अपने जहन से उसको ये चीज चाहिए क्योंकि ये मेरे जहन में सबसे बेहतर है, हम उसी पर वी केप्ट ऑन एक्टिंग ऑन इट, कीप ऑन एक्टिंग ऑन इट। जब हम उस पर काम करते रहते हैं तो वो शख्स फ्रस्ट्रेट होता है अपनी तरफ से। सो ऑलवेज डू वन थिंग। अगर आपने किसी का, इसमें हम 2 पार्टी से बात करते हैं, तो आपने अगर रवैया चेंज करना है या आपने किसी का रवैया चेंज करना है। अगर आपने अपना परसेप्शन अंदर चेंज लाना है, अपना परसेप्शन किसी के बारे में चेंज करने की कोशिश करने में, तो अगर बीवी आपको लगता है कि आपसे ऑफ रहती है या नफरत करती है और आपने वो एटीट्यूड चेंज करना है, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बीवी को इतना लीवर नहीं मिला कि आपसे आके बात करे, तो आप ये पूछो व्हाट कैन आई डू टू मेक योर डे बेटर। ठीक है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा आज का दिन बेहतर हो जाए। टेक और इसको पूछे भी बड़े प्यारे अंदाज में, ये नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि हमारा दिन बेहतर। पर्सनैलिटी मैटर्स होना चाहिए। अच्छा, होता क्या, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके गुस्से का जरिया बनती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो केसेस आते हैं, अक्सर जो लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है वो चबाने की आवाज से होती है। मैं आपको सीरियस बता रही हूँ कि जी मेरा शोर शुरू में थोड़ा चबाता था, वो मुझे बात पसंद नहीं थी, मैंने उसे एक दफा डिस्कशन करने की कोशिश की, लेकिन उसको रिएक्ट कर गया और हमारे रिश्ते टूटते गए। आई एम टॉकिंग सच अ स्मॉल थिंग। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की बात बुरी लगती है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके शौहर से मसला है, आपको अपने बच्चे से मसला है, सिट डाउन एंड टॉक टू दैट पर्सन। आपका एंगर कब नफरत में बदलता है? जब आप उसको सप्रेस करते हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके का, अगर आपने उसको सप्रेस किया वो हेट्रेट में बदल जाएगा। ये बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आज, मेरे मतलब की बातें। ओवर टू यू ही हो गया है आज। और ये जो बात इन्होंने की थी ना दाल चावल और बिरयानी वाली, हमें चाहिए होती है इतनी सी चीज
اور اگلا کر رہا ہوتا ہے اتنی بڑی چیز. وہ جو اتنی سی چیز ہے نا وہی کر دے تو کافی ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم احسن صاحب. جی وعلیکم السلام. اور آپ کے ٹاپک کے حوالے سے آپ نے بات کی سولوشن کی. تو یہ سولوشن یہ ہے چاہے وہ میاں بیوی ہوں, خاندان ہو, پڑوس ہو یا آفس کے کارپوریٹ معاملات ہوں, اگر آپ خوش گفتاری اور خوش مزاجی سے دوسروں کو جواب دیں, یعنی برائی کے جواب میں بھلائی کی جواب دیں اور بہت اچھی بات کہیں اور عملاً بھی دوسروں کی غلط فہمیوں اور ان کی نفرت کا جو کوئی ایسا ہے اس کو دور کریں, خاطر توازے سے کام لیں, ان کو توجہ دیں, کبھی بلائیں کھانے پہ اور اس طرح کی بات لسننگ وائسز ان کی باتیں غور سے توجہ سے دیکھیں, عزت احترام سے سنیں, تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایک جگہ اور گنجائش پیدا ہوگی اور وہ نفرت گریجولی محبت میں کنورٹ ہوگی. اور یہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنی محبت بڑھی ہے کہ بڑے بڑے کام نکل گئے آپ کے, وہی جس سے آپ کی نفرت کی خرید کی آپ کے رکے ہوئے کام وہ معاون اور مددگار بن گئے لوگ آپ کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی دوستی سے یعنی جو مشرب صلح کل کہلاتا ہے, جب اس سے ہم کام لیتے ہیں تو ایسے ایسے ہمارے اپنے بھی کام ہوتے ہیں اور ایک پوری خوشبو کی طرح ایک انرجی پھیل جاتی ہے اور غلط فہمیاں دور ہو کے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے خامخواہ یہ سوچ رکھا, عملاً تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی, یہ تو ہمارے ذہن میں تھا. تو ملنا جلنا, دعوت کرنا, خاطر تواضع کرنا, احترام دینا, اس سے آپ کے بہت سے مسائل بھی حل ہوں گے اور چیز دور ہوگی اور یہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم حبیب اللہ صاحب. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں کافی دیر دکھا میری ہولڈ ہوئی ہے تو اچھا آواز تو آ ہی رہی ہے مجھے. یہ میرا نام آ گیا. ہیلو کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام. جی آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں یا مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ کال کر لیجیے گا. جی ایسے جو انہوں نے بات کی نا, کسی کی خاطرداری کرنا, کسی کو مہمان نوازی کرنا, اچھا اخلاق رکھنا ایک الگ چیز ہے. اچھا, اور کسی کو اوور کمپنسیٹ کرنا ایک الگ چیز ہے. ہاں, اس سے لوگ جو ہے سپیریورٹی کمپلیکس میں بھی آ جاتے ہیں اور دوسرا بہت زیادہ وہ فیل کرتے ہیں. اچھا, میں آئی ایم ون پرسن جس کو اگر آپ اوور کمپنسیٹ کرو, ایون اف اشوان اور مائی ڈیڈ از اوور کمپنسیٹنگ می, میں بہت پٹ آف ہو جاتی ہوں. لیکن مجھے بہت چڑ چڑتی ہے اس چیز سے کہ بھائی آئی وانٹ سم تھنگ اسمال اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو اوور کمپنسیٹ. ارے آپ مجھے شو کرو ہاؤ مچ یو لو می. آئی نو یو لو می. دیر از نو نیڈ ٹو بی پوزیسو اور اوور کمپنسیٹ سرٹن تھنگس ٹو می. ٹھیک ہے. سو یوزلی آئی گیٹ ریئلی اپسیٹ ود اٹ. سو ایوری بڈی از ڈفرنٹ. پہلے تو آپ ہر کسی کو ایک جملے میں سمجھنے کی ضرورت اب کچھ لوگ ایسی کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو ہر وقت اٹینشن چاہیے. ٹھیک ہے. دے وانٹ سمون کہ پوچھے تمہارے سر میں تو درد نہیں ہے یا ان کو سر میں ایسے درد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایسی خواتین ہیں, فار ایگزامپل می اینڈ آئی assume that you as well, کہ کوئی بار بار یہ سوال پوچھے گا that you are coming into my personal space. I need that space. تو پہلی بات ہے ہر جینڈر کو, ہر انسان مجھے اس طرح کے سوالوں کے لیے صرف 2-3 لوگ ہی پسند ہیں. ہاں, مجھے وہ 1-2 لوگ کم سے مائی ڈیڈ ڈاکٹر موہیت, ہی لوز می ا لاٹ. سم ٹائمز یو بی لائک عروج گر جاؤ گی. اچھا, وہ ہر دفعہ مجھے بیکاز آئی ایم ایکسیڈنٹ پرون, تو میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا تو وہ آگے موبائل کے آگے ہاتھ رکھ دیں گے کہ تم گرا دو گے. ابھی میرے موبائل کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے سر. لیٹ می میک اے مسٹیک. سم ٹائمز دیٹس ہاؤ پرسن. تو آپ نے اگر کسی ریلیشن شپ میں اپنا ایک پیار کا اظہار کرنا ہے اور آپ نے وہ نفرت یا آپ نے کسی کی سوچ کو چینج کرنا ہے تو اس کو لیٹ دیم میک دا مسٹیک. سیکنڈ, اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو, بہت پیار کرتے ہو, لیکن وہ شخص آپ سے پیار نہیں کرتا ہے. اکثر ریلیشن شپ میں دیکھو, اور آج کل یہ کیسز اسپیشلی ان یو کے اٹس ویری کامن, کسی نے ایسے پھینک دیا مجھے. اب وہ شخص آپ سے ہو سکتا ہے پیار نہیں کرتا لیکن وہ نفرت بھی نہیں کرتا, لیکن آپ کے ایکٹ بار بار پرسسٹنٹ کرنا کی وجہ سے وہ نفرت کرنا شروع ہے. تو اپنے ایکٹ کو ان چیک رکھیں. کوئی آپ سے نہیں پسند کرتا اس کا مطلب یہ نہیں آپ برے ہو یا وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. تو یہ انٹرنل تھاٹس آپ کو چینج کرنے اور ایز لانگ ایز لوگ محبت نفرت کریں تو رشتہ قائم ہے. جب بالکل نیوٹرل ہو جائیں تو مطلب آپ ان کی زندگی اور محبت اور رشتہ اگر آپ کے کسی سے ہے, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. میرے والدہ اکثر کہتے ہیں, اگر اکثر لوگ آتے ہیں کہ جی میری ڈیورس ہو گئی, بریک اپ ہو گیا, جو بھی ہو گیا, اور میں اس شخص سے بہت نفرت کرتا ہوں, تو مائی ڈیڈ آلویز سیز ون تھنگ کہ تمہارا اب بھی اس سے تعلق ہے کیونکہ تم نفرت کرتے ہو. اگر آپ محبت تو بھی تعلق ہے, لوگ نفرت کرتے تو یاد کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگ یاد کرتے رہتے ہیں. کسی سے بہت پیار کرتے ہو, جب ڈیورس ہوتا ہے تو وہی وہ جو پیار ہے وہ تھوڑے ٹائم میں. ہماری کالر تھک گئی ہے جی, ہمیں پینل سے بتایا گیا. مسز انجم کی کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر, دعائیں آپ. اچھا جی, آپ کے پروگرام کی مجھے بہت زیادہ تعریف کرنی ہے.
और बहुत सारे मॉर्निंग शोज होते हैं। मुझे एक्चुअली इतना इंटरेस्ट नहीं है मॉर्निंग शोज में, लेकिन मैं क्योंकि हाउस वाइफ हूँ तो मैं थोड़ा फिट कर लेती हूँ, तो मुझे आपका ये प्रोग्राम हमेशा अच्छा लगता है। बहुत मैं कुछ लगाती हूँ, कोई नया टॉपिक होता है आपके पास, कोई ना कोई। मैंने अभी ऑन किया था तो आपका जो ये टॉपिक चल रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कॉल की खास तौर से कि मैं आपकी प्रोग्राम की फॉर्मेट की तारीफ भी करना चाह रही हूँ कि आप लोग एक टिपिकल चीज़ें नहीं है कि आप मेकअप दिखा रही हैं या आप चीज़ें दिखा रही हैं, आप लोग एक कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। मेकअप करती नहीं ना ऑन एयर, वरना मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज के टॉपिक के लिए मैंने पूरा पहले से नहीं सुना था, मैंने अभी भी ऑन किया था, लेकिन मैं ये जैसे ये पैकेज जो बताएंगे थोड़ा मशवरा देती तो ऐसे भी लोग होते हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपके रिलेशन होते हैं, आप समझ लीजिए किस तरह के, मतलब इन लॉज में समझ लीजिए कुछ लोग होते हैं, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा रहते हैं और कोशिश करते हैं हर तरह से उसको एक अच्छे फॉर्म भी लेके चले अपने रिलेशनशिप को, लेकिन आप इधर आप देखते हैं कि मतलब आप कुछ भी कर लें, कुछ लोगों का रवैया कभी नहीं बदलता। ठीक है मिसेस अंजुम, तो सॉरी मैं आपको जल्दी जल्दी अल्लाह हाफिज कह रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट कॉलर है और उसके बाद वो जो इश्क वाला गाना है ना वो आज सुना के जरा लोगों को सेटल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप भी? जी मैं ठीक ठाक हूँ। और आप तो मतलब आप तो चैंपियन निकले ना, क्या नफरत को मोहब्बत में बदला है आपने पिछले? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत के नाम पे दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सबसे पहली बात यह है कि प्रोड्यूसर साहबा आज मेरी कॉल बिल्कुल ड्रॉप नहीं करिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत एक बहुत कीमती वक्त है। हम मोहब्बत से दरिंदों को भी अपना गर्विदा बना लेते हैं, इंसान तो इंसान है। पहले तो कोशिश की जाए कि नफरत तक बात जाने ही ना पाए। जी माशाल्लाह। अगर हो जाए ये इंसान तो फिर ये किताबी बातें हैं कि हम वापस उसी पोजीशन में दोबारा उसी तरह आ सकते हैं। बहरहाल कोई ये इजहार कर दे तो आइंदा के लिए मुहतात हो जाना चाहिए, और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि दिन ब दिन हमारी इखलाकी कदरें गिरती जा रही हैं। एक और बात कि मोहब्बत हर रिश्ते के लिए और नफरत हर रिश्ते के लिए अलग अलग मानी रखती है। अब आपको ये देखना होता है कि उस बंदे की नफरत को वाकई बदलना है या खुद ब खुद ही वक्त के साथ साथ ये तब्दील हो जाएगी। और एक बात ये याद रखनी चाहिए कि हमारा मजहब हमें बेहतर अखलाक की तकमील का दर्ज देता है और हमें इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आप इखलाक की हद में रहेंगे तो कोई आपसे नफरत नहीं कर सकता। आप अपना इखलाक, ये जरूरी नहीं कि अपने घर वालों से, दूसरा इखलाक छोड़े और आप इखलाक की हद में रहें, ये भी बड़ा मसला हो जाता है खैर कभी कभी। लेकिन आपने बात बहुत अच्छी की है, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। और अब कुछ भी कहने सुनने से पहले हम गाना सुनेंगे। अच्छा कॉर्ड सुन लीजिएगा बिल्कुल, वो दूसरा सॉन्ग इश्क आपसे। जी ये आपका माइक हैंड माइक भी डोंट हैव माय गिटारिस्ट, तो एक ट्राई फिर करता हूँ सर। कुछ नहीं। इश्क ऐसी 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 आग लगाए, ऐसी जलन जो जल न बुझाए। इश्क ऐसी आग लगाए, ऐसी जलन जो जल न बुझाए, ऐसी लगन जो दिल से न जाए। हो मनिए कोई दम चैन न पाए। इश्क ऐसी इश्क ऐसी इश्क ऐसी इश्क तेरा जनू है, इश्क मेरा जनू है। इश्क है रश्के यारा, रश्क मेरा जनू है। इश्क तूफान की मस्ती, इश्क बारां की मस्ती। इश्क ही जानता है हिजर यारा की मस्ती। इश्क है नूर से जलना, इश्क है सूर का जलना। इश्क फूलों का है खिलना, इश्क कांटों पे है चलना। दम बदम इश्क दीवाना, गाए जा इश्क तराना। भूल जा सारा जमाना, गाए जा इश्क तराना। हो मनिए कोई दम चैन न पाए। इश्क ऐसी 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 आग लगाए, ऐसी जलन जो जल न बुझाए।
عشق یہ ایسی آگ لگائے. آپ لوگ ٹائمنگ پہ بہت اچھے. اور یہ دونوں تو کہیں اور چلے گئے تھے. یہ ہم سے کتنی ریلیٹ بھائی فیملی والے, ان کی فیملی کو خصوصی طور پہ میں بتا دوں کہ میں اپنی طرف سے ازیوم کر کے ان سے مذاق کر رہی ہوں. تو خدا رہا ایسا نہ ہو گھر جائیں تو لوگ سوال پوچھیں, ہے نا. اچھا اتنے کانفیڈنٹ چل رہے ہیں آپ لوگ. سب لوگ عروج نے بھی عروج نے بھی بڑے غور سے سنا ہے. کوئی مائنڈ سائنس نکال رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں ہم اچھے کالرز بھی آئے اور ایک کالر نے کہا سسرال کی بات کی تھی انہوں نے. خیر آپ لوگ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی کرتے رہیں, اور یہ یوزلی ہاؤس وائف کا یہ جملہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی کرتے رہیں, دے نیور چینج. تو ایٹ دیٹ ٹائم سم تھنگ از ناٹ چینج, کوئی چیز نہیں تبدیل ہو رہی ہے. پہلے تو اپنی اپروچ چینج کریں. اب آپ فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کمیونیکیشن اسکل ہے. اس سے کہتے ہیں اگر آپ اپنی پہلے بگ گول ہے, بگ پکچر کو سامنے رکھو. فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں آپ کی ساس آپ سے اچھا رویہ رکھے. آپ نے ایک طریقہ کہ آپ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں, آپ کھانے بنا کے لیں گے, لیکن آپ کی ساس نے کہا یہ تو میری ریسیپی سے نہیں بنا رہی, اس سے وہ ٹیسٹ نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے پھر کہا نہیں میں اپنی ریسیپی سے اس کو چینج کرتی ہوں. اگر آپ ایک طریقے سے ایک گول کی طرف نہیں جا رہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ محبت سے نفرت کو بدلنا ہو, نفرت سے محبت پہ جانا ہو, واٹ ایور دیر از ان دا ورلڈ, اس رستے کو چینج کر دیں, اس اپروچ کو چینج کر دیں. The minute you will change the approach and you will keep trying and make this thing in your mind, keep this thing in your mind کہ کوئی فیلئر نہیں ہوگا آپ کی اپروچ. یہ سارے طریقے آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ نہیں جس سے میری سانس مانے گی. اچھا اب دوسری جگہ آتی ہے کہ جی ضد, کہ جی یہ ضد ہے کہ وہ مجھ سے مان نہیں رہی ہے, یا یہ آپ کی ازمپشن ہے کہ یہ ان کی ضد ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو چینج نہ کریں. آپ کی والدہ فار ایگزامپل, میں اپنی بات کرتی ہوں, اگر میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے اگر مجھے منہ پہ تھپڑ مار دیں تو میں ایک دن ناراض ہوئی تو میری والدہ کے لیے. اگر میری ساس وہی تھپڑ مارے بیٹی سمجھ کے بس تو میں کیا سوچوں گی, 10 سال تو گئے. ٹھیک ہے, اور میں یہی کہوں گی وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے. آپ نے خود میں ہی پہلے اپنی والدہ اور اپنی ساس سے ڈفرینشیٹ کیا, اسی طرح ساس سے آپ نے اپنی بیٹی میں بھی ڈفرینشیٹ کیا. تو فرسٹ اسٹاپ دس ازمپشن کہ somebody is trying to attack you. Always give benefit of doubt in any relationship. آپ کسی بھی ریلیشنشپ میں, آپ کے ساتھ ہوں فار ایگزامپل, میں نے آپ نے کوئی پلان بنا, میں نے اینڈ مومنٹ پہ ختم, میں نے کہا میں نہیں آ سکتی, آپ نے کہا آپ نہیں آ سکتی ہو. میں یہ کہہ سکتی ہوں یار ان کا بڑا ایٹیٹیوڈ ہے, دیکھو آپ نے انہوں نے کینسل کر دیا وداؤٹ گیونگ یو بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, تو چاہے زندگی ایک یہ اپنے ساتھ ہے نا گھڑے سے باندھنے بات کو, کہ چاہے کتنی بڑی بھی پرابلم ہو, اس میں کوئی بھی انوالو ہو, ایک چیز ضرور ہے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ہاں لیکن وہ جس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں نا, اس میں اتنا کٹوتی ہو کہ وہ پھر آپ کو کمیونیکیٹ کرے, ورنہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کے بغیر جو ہے آپ پہ کچھ نازل ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم محسن صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کو میری طرف سے آپ کو مبارک ہو جو آپ کو لوگوں مہینہ آ گیا پاکستان. جی انڈیپینڈنس ڈے کی جی بہت شکریہ. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ نئے ڈرامے نہیں پی ٹی وی پہ لگا رہے ہیں, بورنگ ڈرامے لگا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. جو میں نیا ڈرامہ نہیں لگا رہی ہوں نا, اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی جواب کسی اور سے دوں گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں جی آپ لوگ کیا کہیں گے اس میں؟ ہم یہ کہیں گے کہ کافی ٹائم کافی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے نا, وہ ہرٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ مطلب اپنی طرح سے ہر کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن سامنے والوں کو وہ ایفرٹس نظر نہیں آ رہے ہوتے. وہ اسی پوائنٹ پہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جو ان کو چاہیے اور وہ ہم دے نہیں پا رہے ہوتے, لیکن وہ چیز سمجھ نہیں آتی. جیسے آپ نے کہا کہ ہے نا بریانی اور جو آپ نے دال کی ایگزامپل دی تھی, لیکن کافی ٹائم سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے والے کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, جس کی وجہ سے کافی سارے کلیشز بھی ہوتے ہیں اور کافی ساری پرابلمس بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے. اچھا آپ لوگ یہ کب سے میں سن رہا ہوں, ہم ساس اور ماں کو بیچ میں لا رہے ہیں. ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ایز ینگسٹرز اور ایز ملینیلز کیا مسئلہ ہو رہا ہے, ہم اپنے والدین کو جب بچپن سے ہم ہیرو سمجھتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں مائی فادر از مائی ہیرو, مائی مام از مائی ہیرو اینڈ ایوری تھنگ, ہم ایسا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا کہیں نہ کہیں بچوں کی جو غلطی ہوتی ہے, جو میرا ینگسٹر جو ہر کسی کا ہوتا ہے, کہ ہم اپنے والدین سے بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے,
یہ کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. نہیں یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے، اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے اینڈ یو لائک کہ آپ کے نیچے سے زمین ہٹ گئی ہے، آپ آسمان ٹوٹ گیا ہے، میرے والدین نے مجھ سے ایسا کیا، جبکہ کچھ نہیں کیا ہوتا ایسا، انسان ہے وہ، کچھ ایسا نہیں کیا ہوتا، بٹ آپ کی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن چل رہی ہوتی ہے کہ والدین کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ریلیشن شپ ایسے ہوتا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ الفاظ ان کے اور نغمے کے ہم لے لیں، لیکن ایک چیز جاتے جاتے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں شاید آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ اس نفرت کو محبت میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی تو ضروری ہے نا، ہر نفرت کو محبت میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز میں نے شروع میں ہی کہا کہ اوور کمپنسیٹ نہ کریں، پلیزر نہ بنے. اب جیسا کہ میری ایک آئیڈینٹی، میرا ایک پرنسپل ہے، میری ایک سوچ ہے، اگر وہ 3 لوگوں کو بری بھی لگ رہی ہے دیٹ ڈزنٹ مین آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف، بیکاز اف آئی تھنک آئی ایم رائٹ یو نیڈ ٹو چینج دیٹس وائی آئی ایم کمنگ ٹو پیور فار ایگزامپل اٹس مائی ہسبینڈ ریلیشن شپ. اگر وہ شخص میری آئیڈینٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے ہو آئی ایم دین ہی ڈزنٹ لو می. ہاؤ ایور اف آئی تھنک اٹس ٹو این ایکسٹینٹ، آپ اپنے آپ کو چینج بھی کریں، آپ اپنے آپ کمیونیکیٹ کریں، آپ اس کو اس بات کو سمجھوائیں کہ یہ میں اس لیے نہیں کر رہی کہ بیکاز آئی ہیٹ یو اور آئی وانٹ ٹو ٹیز یو. دس کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ ان اینی ریلیشن شپ. سیکنڈ، ایز پر دا کڈز از انوالو، بچہ یہ چیز نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنے والدین کو ہیرو نہیں بنانا ہے، بنانا ہے. بیکاز اگین میں نے آپ کے لاسٹ شو پہ بھی کہا تھا کہ اے چائلڈ کین فیل ٹو لرن بٹ اے چائلڈ کین نیور فیل ٹو امیٹیٹ. آپ جو کرو گے آپ کا بچہ وہ کرے گا، بیکاز یو آر ایکچولی دی اونلی رول ماڈل دا پرسن. اب آپ لوگ ان کو نمٹ لیجیے گا کیونکہ وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بس تھینک یو سو ویری مچ روج، آپ کے آنے سے، آپ دونوں کے آنے سے بہت بہت خوشی ہوئی. آپ کو میں نے تھینک یو اینڈ میں کہنا ہے نا، اس لیے تو آپ سب کا بہت شکریہ. وش یو آل دا لک ایز اے کپل، اور بہت بہت شکریہ. بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. اور تھینک یو سو مچ اسپیسیفکلی اینڈ اسپیشلی آپ کوئٹہ سے آئے ہیں. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جاتے جاتے گانا آپ سے سنیں گے. لوگوں کو کلام سنائیے، لوگوں کے ساتھ اچھا رہیے، لوگوں کو اپنی طرف سے پازیٹیو وائبس دیجیے، لیکن کہیں کہیں آپ کو ڈسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، سو لیٹ دیم بی. اس میسج کے ساتھ آئی وانٹ ٹو سے اللہ حافظ ٹو یو اینڈ گانا. کلام کلام جی کلام. پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہو کدے اپنے آپ نو پڑھانا، بھج بھج بڑھنا مندر مسیح جیڑا گھر بیٹھاؤں کھڑے ہونا، بس کریو یار علم، بس کریو یار، بس کری او یار علم، بس کریو یار. ایک الف تیرے درکار، الف تیرے درکار، بس کری او یار، بس کری